बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है चाहिए पनाहें तेरी और इसकी राइटर हैं अनम तारिक। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। अपने सामने मौजूद इमारत को देखकर उसने गहरा सांस लिया। आज 3 साल बाद वो दोबारा से उसी जगह वापस आन पहुंचा था जहां से वो 3 साल पहले भागा था। और इन 3 सालों में के बाद जब वो वापस आया तो उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये 3 साल का अरसा हवा बनकर गुजर गया हो। वो आज भी उसी जगह उसी मुकाम पर खड़ा था जिस मुकाम से वो चला था। आज भी उसे इन्हीं सब चीज़ों का सामना करना था जिनसे वो जान छुड़वा कर यूएस चला गया था। क्या हुआ? अंदर नहीं जाना, यहीं खड़े रहने का इरादा है? उसका चचाजाद जो उसका हम उम्र और बहुत अच्छा दोस्त था उसको एयरपोर्ट से लेने के लिए आया था। इसके वहीं खड़े रहने पे बोला, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? हैदर के तासुरात देखकर शहीद ठहर कर उसे देखने लगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल से जितना मर्जी भाग ले वो उसका पीछा करते हैं, और जैसे ही इंसान भागते भागते थकने लगता है तो वही मुश्किलात उसके सामने खड़ी उसका मुंह चिरा रही होती हैं। वो थके थके लहजे में बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन जिन्हें तुम इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात कह रहे हो दर हकीकत वही तुम्हारी ज़िंदगी का सुकून थे। हैदर, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुमने यहाँ से जाकर कितना बड़ा ब्लंडर किया है। वो इसकी बात पर अस्पात में सर हिलाता बोला तो हैदर ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब आगे हो तो सारे मतलब मफहूम समेत तुम्हें समझ आ जाएंगे। वो गाड़ी की डिग्गी से उसके सूटकेस निकालता घर की अंदरूनी जानिब भर गया तो वो भी सर झटकता अंदर की तरफ आ गया। रुलाया न करे ज़िंदगी, मुझे चुप करवाने वाला अब कोई नहीं। लड़की, तेज़ हाथ चलाओ, जान नहीं है तुम्हारे हाथों में? दिन निकल आया है, अब तक नाश्ता नहीं बन सका तुम्हारे से। अगर बच्चे खाली पेट अपनी दरसगाह पर गए तो तुम्हारा वो हशर करूँगी कि याद रखोगी। वो तेज़ी से नाश्ते के टेबल से जा रही थी जब राबिया बेगम की काटदार आवाज़ पर उसके हाथों में मज़ीद तेज़ी आई। नाश्ते की टेबल सेट करके उसने दम पर रखी चाय कपों में डाली और जल्दी से बाहर की तरफ भरी। वहाँ एक शोर पड़ता था। फूफा और चाचू नाश्ता करने के साथ टीवी पर चलती हेडलाइंस पर नज़रें जमाए बैठे थे। राबिया बेगम और समरा चची खाने का मेन्यू डिसाइड करने के साथ उसे भी झिड़क देती। नौजवान पार्टी कॉलेज यूनिवर्सिटी जल्दी चले जाने के चक्कर में उधम मचाए एक दूसरे से छीन चपट कर नाश्ता हलक से उतार रहे थे कि चची और राबिया बेगम के सख्त ऑर्डर थे कि कोई भी नाश्ता किए बगैर घर से बाहर नहीं जाएगा, तो मजबूरन सबको ही जहर मार करके कुछ न कुछ खाना पड़ता। ऐसे में वो खाते कम और एक दूसरे से उलझते ज़्यादा थे। अस्सलाम वालेकुम। वो कप बारी सबके सामने रख कर चाय बना रही थी जब मध्यम मगर गंभीर और भारी आवाज़ पर उसके हाथ लरज़ उठे। कप से चाय छलक कर उसका हाथ जला गई। सब अपने शोर और कामों में मसरूफ़ उसकी आवाज़ को सुन ना सके। वो चूँकि बेस के आखिर पर खड़ी पुप्पो को चाय दे रही थी तो वो ना सिर्फ उसकी आवाज़ सुन चुकी थी बल्कि उसे अंदर दाखिल होते देख भी चुकी थी। हाथ की जलन की परवाह किए बगैर वो जल्दी से उन्हें चाय पकड़ा कर अंदर की जानिब बढ़ने लगी कि उसके हाथ कप कपाए तो कुछ चाय छलक कर उसके हाथ पर गिरी तो हाथ में थामा कप गिरकर टूट गया। चटाख उसी वक्त राबिया बेगम का हाथ घुमा और उसके मुंह और कमर पर निशान छोड़ गया। अरे ओ कमबख्त, मेरे नए डिनर सेट का कप तोड़ दिया। वो गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोली। टेबल पर एक लम्हे के लिए खामोशी छाई थी, सिर्फ एक लम्हे के लिए। सब दोबारा अपने कामों में मसरूफ़ हो गए जैसे इन सब से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सब उनका रोज़ का मामूल था। जबकि उसके सामने ऐसी इज्जत अफजाई पर वो तड़प उठी थी। उसने तेज़ी से नीचे झुककर हाथ से ही वो खिड़चियाँ उठाई जो कि उसके हाथ भी जख्मी कर चुकी थी। बिना उसकी तरफ देखे वो जल्दी से किचन की तरफ भर गई। हैदर भाई, उसामा की अचानक नज़र उस पर पड़ी तो वो अपनी जगह से स्प्रिंग की तरह उछलकर उसकी तरफ भरा। उसके बाद वो हू हा मची के अलेमान। वो किचन की दीवार से टेक लगाए आंखें सख्ती से मूंदे खड़ी थी। उसका पूरा ध्यान दीवार से दो सही दूसरी तरफ से आती आवाज़ों पर था। माँ सदके जाए मेरा बच्चा। राबिया बेगम बार बार उसका मुंह चूम कर उसे गले लगाती। आंखें भर आई थी। वो सबसे हंसते मुस्कुराते मिल रहा था मगर न जाने क्यों उसके वजूद में बेचैनी सरायत कर गई थी। तुम कब से आए हुए हो और यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े थे? समरा ने सवाल किया तो हैदर की बजाय शहीद ने तलखी से जवाब दिया, जब यहाँ पे सीरियल चल रहा था। तुम घर के मामलात में टांग नहीं अड़ाया करो तो बेहतर है। राबिया बेगम ने उसे सख्त घूरी से नवाजते तनबीह की। जी, ताकि ये घर हर वक्त थाने का मंजर पेश करता रहे जहाँ पहले ही आप लोग एक बेचारी कमज़ोर सी लड़की से जिस्मानी रिमांड पर जाने कौन सा इकबाल जुर्म करवाने की कोशिश में लगे नजर आते हैं। वो चिढ़कर बोलता हैदर का सूटकेस फर्श पर पटक कर अपने कमरे की तरफ भर गया। हैदर ने हैरत से उसके रवैये को देखा। हैदर, बच्चे इसे छोड़ो,
इसने जब से पुलिस की नौकरी शुरू की है इसके दिमाग में हर वक्त थाना कचहरी और मार पीट ही गर्दिश करती रहती है। तुम बताओ, तुम्हें अचानक वापसी का ख्याल कैसे आ गया? समरा उसे बाजू से पकड़कर खाने की टेबल पर ले आई। उसने नादानिस्ता एक नज़र मेज़ पर बैठे नफूस पर डाली, पर वो उसे नज़र नहीं आई। उसका दिल बुझ सा गया। सबीन, रामीन, बेटा जाओ भाई के लिए नाश्ता बना कर लाओ। समरा ने अपनी बेटियों को घूर कर वहाँ से हटाना चाहा, जो पटर पटर करती हैदर के सर हो गई थी कि आया वो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आया है या नहीं। नहीं बेटा, तुम खुद नहीं बनाना, उसे कहना कि बना कर दे। इससे पहले कि हैदर कुछ बोलता, राबिया बेगम नाक चढ़ा कर बोली। जानती थी कि अगर वो दोनों नाश्ता बनाने गई तो किचन की वो हालत होगी कि अलामान, और जो नाश्ता बनेगा वो भी खाने लायक तो हरगिज़ नहीं होगा। मैं नाश्ता नहीं करूँगा, हो सके तो एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनवा दे, यही काफ़ी है। वो एक टांग फोल्ड करके सर कुर्सी की पुश्त पर टिका कर रिलैक्स होकर बैठ गया। निगाहें बेचैनी से किसी को तलाश करने की कोशिश कर रही थी और अपनी बेचैनी पर उसे गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसने 3 साल पर देश की खाक छानी थी। आज दिल उसी को देखने का तलबगार क्यों कर था। हैदर भाई, मुझे लगा था कि आप जब पाकिस्तान आएंगे तो आपके पहलू में एक अदद गोरी होगी और आपकी गोद में हमारा एक अदद भतीजा या भतीजी होंगे। हमदान शरारती अंदाज में बोला तो उसकी बात पर वो उसे घूरने लगा था, जबकि राबिया बेगम ने इस मंजर को तसव्वुर करके झुर्री ली और बावाज़ बुलंद अस्तगफार पढ़ा। उनके अंदाज पर वहाँ एक ज़बरदस्त कहकहा पड़ा था। ये सोच अपने दिमाग में लाने से पहले तुम्हें ये भी सोचना चाहिए था कि मेरी एक अदद बीवी इस घर में मौजूद है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बोला और फिर अपनी बात पर खुद भी हैरान हुआ, जबकि उसकी बात पर वहाँ पर सन्नाटा छा गया। और उसकी बीवी जो उसका नाश्ता बनाकर किचन से बाहर निकली थी, हमदान की बात पर उसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे और शिद्दत से हैदर के जवाब की मुंतज़िर थी और इसके जवाब पर लड़खड़ाई थी। सबको अपनी तरफ मतवजा देखकर हैदर नासमझी से उनकी शक्लें देखने लगा, ये जो यकटक उसे देख बल्कि घूर रहे थे। आखिर इस खामोशी को शहीर की आवाज़ ने तोड़ा। बीवी इस घर में छोड़कर गए थे तो सबको बाबर भी करवा कर जाते कि वो तुम्हारी बीवी है। क्या मतलब तुम्हारी बात का? वो पेशानी पर बल डाल के उसके सामने खड़ा होकर सर्द अंदाज में बोला कि उसे शहीर के अंदाज पर कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। शहीर इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद थाने जाने के लिए तैयार था। शहीर ने बिना कुछ कहे किचन के दरवाजे की तरफ इशारा किया तो उसने उस तरफ देखा जहाँ वो खड़ी थी। वह चंद लम्हों बाद वो उसे पहचान पाया था। उसने काले और सफ़ेद इम्तजाज का सादा सा लिबास पहना हुआ था जो अपनी असल रंगत खो रहा था। बालों की चुटियाँ बनाकर दाएं कंधे पर डाले हुए थे, चंद बेपरवाह लेटे चेहरे का तवाफ कर रही थी। हाथों में ट्रे थी जिसमें यकीनन उसके लिए बनाया गया नाश्ता रखा था और वो घबराई सी खड़ी थी। हैदर ने हैरत से उसका सर तपा जायजा लिया और इसी हैरत से उसने अपनी माँ को देखा, जिन्होंने लम्हा भर के लिए उससे नज़रें चुराईं। तो इसने सवालिया नज़रों से शहीर को देखा जो सर छटक कर किचन की तरफ बढ़ा। उसके हाथों से ट्रे लेकर शेल्फ पर रखी। ट्रे में रखे सैंडविच और चाय का मग हाथ में थामे वो बाहर निकल गया। ऐसे क्यों देख रहे हो? राबिया बेगम उसकी नज़रों से खाइफ होती बोली। आपने अभी अनाया पर हाथ उठाया था। वो अभी तक शौक की कैफियत में था। उसे लगा था कि शायद उसकी माँ ने किसी मुलाजमा पर हाथ उठाया था और ये बात भी उसे पसंद नहीं आई थी। वो उन्हें इस वक्त टोकने ही वाला था जब शहीर के बोलने पर खामोश हो गया। और अब जब ये एहसास हुआ था कि मुलाजमा की बजाय उसकी बीवी पर हाथ उठाया गया था और शायद पिछले 3 सालों से उठाया जाता रहा था, ये बात उसके अंदर शोले भड़का गई थी। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम इतना लंबा सफ़र करके आए हो, थक क्यों छोड़ूं इस बात को? उनकी बात काट कर वो तेज़ लहजे में बोला। उसामा जो कि भाई के आने की खुशी में कॉलेज से छुट्टी का सोच चुका था, उसका जल्लाद मूड देखकर रामीन और सबीन को बाहर आने का इशारा करता वहाँ से खिसक गया। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमदान भी खामोशी के साथ वहाँ से निकल गया कि राबिया बेगम सुबह सुबह उसके तीली लगाने पर उस खश्मगी निगाहों से देख रही थी। पीछे हारिस साहब, हैदर के वालिद, उमर चचा, समरा चची, राबिया बेगम और वो मौजूद थे। बताए ना मामा, क्यों छोड़ दूँ? वो तो आपकी लाडली भतीजी थी ना, आपको अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ थी। मिशेल को आप इसकी मिसालें दिया करती थी, मुझसे ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाई, तो अब ये सब क्या है? वो हैरत, बेयकीनी और गुस्से की मिली जुली कैफियत का शिकार तासुब से बोला। तुमसे इसकी शादी मैंने अपनी बेटी। बस मामा प्लीज़, अभी कुछ नहीं कहें, पहले मुझे इस बात पर यकीन कर लेने दें कि सारा दिन इस लड़की की मोहब्बत में कसीदे पढ़ने वाली उसकी लाडली फुफ्फो इस पर बिला वजह हाथ भी उठाती हैं। वो अपना हाथ उठाकर उन्हें रोकता अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर वो यहाँ से वहाँ चक्कर काटता खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे अपनी खुद की हालत पर हैरत थी। उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा था? क्यों बेचैनी उसकी रोगों पैर में सरायत कर रही थी? क्यों उसका चेहरा बार बार निगाहों के सामने आ जाता था? कमरे में घुटन महसूस होने लगी तो वो टेरेस में आ गया। दुपट्टा कमर पर बांधे लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। चेहरे पर उदासी की जगह आसूदा सी मुस्कुराहट थी और हैदर को लगा
جیسے اس کی مسکراہٹ نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہو۔ وہ بے ساختہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھک کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس کے لب ہل رہے ہیں جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو، پر کس سے؟ لان میں تو اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا اور اس کے پاس فون بھی موجود نہیں تھا۔ اسے ایک دم سے تجسس ہوا کہ دیکھے وہ کس سے بات کر رہی ہے، کیا بول رہی ہے۔ ایک تو فاصلہ زیادہ تھا، دوسرا وہ بول بھی بہت مدھم رہی تھی تو وہ اس کی آواز نہیں سن پایا تھا۔ ایک دم سے اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ وہ پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ بے ساختہ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ دل چاہا نیچے جا کر سنے وہ کیا بات کر رہی ہے۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے وہ نیچے جانے والا تھا جب اسے سمرا چچی وہاں آتی نظر آئیں۔ اے لڑکی، تم یہاں کھڑی ہو، اندر ڈائننگ ٹیبل پر برتنوں کا ڈھیر رکھا ہے، اسے صاف کرو، اور کچن بھی ایسے ہی گندا پڑا ہے وہ بھی صاف کرو، جلدی کرو، شاباش، اس کے بعد میرے سر میں تیل بھی لگا دینا۔ اور دور سے ہی اسے آوازیں لگاتی پلٹ گئی۔ ان کا لہجہ حکمیہ تھا۔ ان کے انداز پر حیدر کی پیشانی پہ بل پڑے۔ جی چچی، میں بس آ رہی تھی۔ اس کی آواز اب کے نسبتاً اونچی تھی۔ اس نے پانی بند کر کے پائپ اپنی جگہ پر رکھا اور اندر جانے لگی، پھر ایک خیال آنے پر پلٹی اور ایک فلائنگ کیس پودوں کی طرف اچھالی، پھر اپنی بے اختیاری پر خود ہی کھلکھلا کر ہنس دی جب اچانک اس کی نظر اپنے کمرے کے ٹیرس پر پڑی جہاں پر حیدر خراب پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو ان کی نظریں مل رہی تھیں۔ ایک لمحہ دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ حیدر کی نظروں کی تپش تھی کہ وہ سر جھکا گئی۔ اس نے جلدی سے کمر پر باندھا دوپٹہ کھول کر اچھے سے اپنے گرد لپیٹا۔ حیدر کی خود پر گڑی نظریں محسوس کرتی سرخ چہرے کے ساتھ تقریباً بھاگتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر بھی کمرے میں آ کر گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹا اور آنکھیں موند لی۔ تو حیدر صاحب، اتنے سال جس کے احساس کو گلٹ سمجھ کر جھٹلاتے آئے ہو، وہ دراصل گلٹ نہیں، محبت تھی جو تمہیں اپنی محرم سے ہوئی، اور تف ہے تم پر جو تم سمجھ ہی نہیں سکے۔ تکیوں کو باہوں میں لیے وہ آڑے ترچھے انداز میں لیٹا، مسکراتے لبوں اور بند آنکھوں سے اعتراف محبت کر گیا تھا۔ مستحق فقیر ہوں میں عشق کی نگری کا، کوئی تو دے دے میرا محبوب فطرانے میں۔ اس نے سارا دن سو کے گزارا تھا۔ شام میں وہ سب کزنس لاؤنج میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے۔ اتنے عرصے بعد ان سے گپ شپ کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ رات ہوئی تو وہ اپنے کسی ضروری کام کے لیے چلا گیا۔ جس وقت گھر آیا تو گھڑی کی سوئیاں ایک کا ہندسہ عبور کر چکی تھیں۔ پورا گھر اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے صبح کا منظر یاد آیا۔ دل نے بے ساختہ اسے ایک نظر دیکھنے کی تمنا کی، جانے اس وقت وہ کہاں ہو۔ کچن کی لائٹ جلتی دیکھ کر اس کے لب مسکرائے۔ اس کے قدم خود بخود کچن کی جانب بڑھے، مگر کچن میں شہیر کو کھڑا دیکھ کر وہ بدمزہ ہوا۔ پھر اس سے پانی کی بوتل نکال کر بنا کوئی بات کی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب پیچھے سے شہیر نے ہانک لگائی، سورو، میرے کمرے کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، سو اگر رات کو روم سے نکال دیے جاؤ تو پناہ لینے کے لیے میرے کمرے میں آ سکتے ہو۔ رحم دل جو ٹھہرا۔ وہ اس کی فضول گوئی پر سر جھٹکتا وہاں سے ہٹ آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ٹیبل لیمپ کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر محو استراحت تھی۔ اب اسے شہیر کی بات بلکہ بکواس کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ اسے اگنور کرتا وہ پانی کی بوتل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر الماری سے اپنے لیے ٹراؤزر شرٹ نکالتا واش روم کی طرف بھر گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اپنے بال تولیے سے رگڑتا باہر نکلا۔ تولیہ صوفے کی پشت پر ڈال کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارتا پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انایا کے ریشم جیسے سلکی بال چہرے پر بکھرے اس کا آدھا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھے۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی اور پھر کروٹ اس کی طرف بدل کر سو گئی۔ یک بستہ کمرے میں وہ بنا کوئی چادر اوڑھے سکھڑی سمٹی لیٹی اس کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ اس نے پیروں میں رکھی چادر اس پر ڈالی اور خود بھی اس کی طرف رخ کر کے لیٹ گیا۔ حیدر نے اس کے پیروں میں رکھی چادر اس پر ڈالی اور خود بھی اس کی طرف رخ کر کے لیٹ گیا۔ حیدر کی نگاہیں انایا کے چہرے پہ جمی تھی۔ سوتے میں بھی اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حیدر کا دل ایک نئے انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس نے اچانک بلا ارادی تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور پھر اپنی حرکت پر وہ ششدر رہ گیا۔ انایا کا نازک وجود بری طرح اس کے حواسوں پہ چھانے لگا۔ جذبات کا ایک منہ زور سمندر اس کے اندر طوفان اٹھانے لگا۔ وہ 3 سال مغرب میں گزار کر آیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے وہاں پر بے شمار حسن دیکھا تھا، بے حجابانہ حسن، وہ جو اپنے اندر بڑے بڑے اچھے اور پارسا لوگوں کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر اسے آج تک کسی نے اتنی بری طرح متاثر نہیں کیا تھا کہ وہ بے ساختہ اس کی طرف کھینچا چلا جائے۔ یہ شاید ان کے درمیان موجود رشتے کا اثر تھا، کچھ ملکیت کا احساس اور کچھ محبت کا اعتراف کہ وہ اس کی جانب کھینچنے لگا تھا۔ خود پر ضبط کرتے اس نے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر درمیان میں رکھا اور لیمپ آف کرتا آنکھوں پر بازو رکھ کر چت لیٹ گیا، مگر اس کی موجودگی کا احساس اور تھوڑی دیر میں اس کے وجود میں ہوتی حرکت اسے کسی طرح بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔
वो एक झटके से उठा और बेड के बिल्कुल सामने पड़े सोफे पर जाकर लेट गया, मगर फिर भी तेज तेज धड़कते दिल पर काबू पाना मुश्किल लगा तो वो टेरेस में आ गया। उसकी गैर मौजूदगी में इस घर में अनाया के साथ जो कुछ होता रहा था उसकी एक झलक वो सुबह आते ही देख चुका था। इस सब के बाद क्या वो इससे तवक्का रख सकता था कि वो इस रिश्ते को बखुशी कबूल करेगी, जिस रिश्ते को अपने गुस्से और जिद की वजह से वो 3 साल पहले ठुकरा कर चला गया। आज अगर वो भी इस रिश्ते को ठुकरा दे तो ये सोचकर ही उसके अंदर शोले से भड़कने लगे। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब अजान की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो नमाज पढ़ने की नीयत से अंदर भरा। वो अब तक गहरी नींद में थी, बिना ये जाने कि उसके दिल पर क्या क़यामत बर्पा कर गई थी। उस पर एक नज़र डालता मस्जिद जाने के लिए कमरे से निकल गया। मामूल के मुताबिक फजर के वक्त उसकी आंख खुल गई। आंखों में नींद की हल्की हल्की खुमारी थी। कमरे में लाइट जलती देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। किसी एहसास के तहत उसने अपनी पेशानी को छुआ, तभी उसे शिद्दत से महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई दूसरा भी मौजूद हो। फिर वो अपना वहम समझती उठने लगी जब बेड की दूसरी तरफ चादर पर पड़ी सिलवटें देखकर उसका दिमाग भग से उड़ा था। वो एक झटके से उठ बैठी, सारी खुमारी और सुस्ती उड़न छू हुई। जब टेरेस पर किसी का अक्स महसूस करके वो दबे कदमों से बिस्तर से निकली, खौफ से हाथ पांव कपकपा रहे थे। सेंटर टेबल पर रखा वास दोनों हाथों से मजबूती से थाम कर वो बिना आवाज़ के आगे बढ़ी। जब उसे उसकी पुश्त पर हैदर का गुमान हुआ, अपने शक की तस्दीक के लिए दीवार के साथ लगकर उसे देखने लगी। कोहनिया रेलिंग पर टिकाकर सर हाथों में थामे थोड़ा सा झुककर खड़ा वो ही था। उसे वहां देखकर उसका दिल धक से रह गया। हाथों में पकड़े वास पर ग्रिप ढीली पड़ी। गिरने के डर से उसने वास दीवार के साथ फर्श पर रखा। वो कैसे भूल सकती थी कि वो उसके कमरे में रह रही थी, और जब वो घर वापस आ गया था तो कमरे में उसकी मौजूदगी तो लाजिम थी। दिन में भी वो उसी कमरे में मौजूद था। वो कैसे उसकी मौजूदगी को फरामोश कर गई थी? कैसे? उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया? उसने बेसाख्ता अपनी पेशानी को छुआ तो एक अनोखा सा लम्स महसूस करके उसकी आंखें नम हुई। उसे उसके कमरे में नहीं आना चाहिए था, पर फिर वो कहाँ जाती? उसामा, हमदान और शहीद बेवक्त घर के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते थे, सिवाय इस कमरे के जहां अब वो मौजूद था। वो कहाँ जाए सोचकर उसका दिल भराने लगा। तभी अजान की आवाज़ पर वो चौंका तो वो भी था। उसने हाथों में गिराया, सर उठाया और बगौर अजान सुनने लगा। वो उल्टे कदमों वापस हुई और खामोशी से चादर दोबारा से अपने ऊपर ओढ़ कर आंखें बंद करके लेट गई। जब उसके कदमों की चाप कमरे में महसूस करके सांस तक रो गई। जैसे ही वो कमरे से निकला वो तेजी से उठ बैठी, कब से रुकी हुई सांसें बहाल करने लगी। क्या उसकी ज़िंदगी अब बेहतर होने वाली थी, या फिर ज़िंदगी इस पर मज़ीद तंग होने वाली थी? दिमाग में मुख्तलिफ सोचों के चक्कर चलने लगे। फिर अपना सर झटक कर खुद को इन सब सोचों से आज़ाद करती वो नमाज के लिए उठी। नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करके जब वो फारिग हुई तो बाहर पूरी तरह से रोशनी फैली हुई थी। वो किचन में आए पुप्पो के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले आई कि वो सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद चाय पीती थी। दरवाजे पर दस्तक देकर वो कमरे में आई तो पुप्पो ने कुरान पाक बंद करके अलमारी में रखा। रात को कहाँ थी? उन्होंने तीखे लहजे में सवाल किया और जानती नजरें सर तपा उसका जायज़ा लिया। उनके सवाल और देखने के अंदाज पर उसने सख्ती से आंखें मींच ली। दिल किया कि कहीं छुप जाए, जाने क्यों उसे अपना आप चोट लगने लगा। रूम में भराए लहजे में उन्हें मुख्तसर जवाब देकर वो भारी दिल से किचन में आ गई और शेल्फ से टेक लगाकर खड़ी होंठ काटने लगी। फिर गहरा सांस खींचकर खुद को सब सोचों से आज़ाद करना चाहा। आज चूँकि इतवार था तो इतवार को सभी देर से उठते थे। उन सब के लिए फरमाइशी नाश्ता बनता था, तो इन सब के उठने तक वो बिल्कुल फारिग थी। करने का कुछ था नहीं और कमरे में वो जाना नहीं चाहती थी कि जिसका कमरा था वो किसी भी वक्त आ जाता और फिर से पुप्पो की नज़रों का सामना करना इंतहाई मुश्किल साबित होता। वो लॉन में आ गई, जूता एक तरफ उतारती नरम घास पर नंगे पाँव चलने लगी। सुबह के वक्त नंगे पाँव घास पर चलना उसे बहुत पसंद था। सर झुकाकर अपने पैरों पर नजरें जमाए छोटे छोटे कदम उठाती वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। हाँ, रिश्तों में करवाहटें नहीं थी। बदली नहीं हूँ मैं, बस दुनिया को समझ गई हूँ। उसे लॉन में अभी थोड़ी देर हुई थी जब शोर की आवाज़ पर चौंक गई। दरवाजे पर खड़े गार्ड एक खातून से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। वो शायद इस खातून को वहाँ से जाने का बोल रहे थे और वह खातून बाजुद थी कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। वो थोड़ा सा आगे होकर मामला समझने की कोशिश करने लगी जब उसकी नज़र इस खातून पर पड़ी। वह खातून उसके मेके से आई थी, जो कि उनकी बहुत पुरानी मुलाजमा थी। उसके घर के तमाम अफराद की तरह फराज हाउस के मुलाजमों का भी इस घर में दाखिला मना था। खान चाचा, क्या हुआ? उसने एक गार्ड को मुखातिब किया। मकसद उस मुलाजमा को अपनी तरफ मुतवज्जा करना था और वह अपने मकसद में कामयाब भी होगी। वो गार्ड को पड़े हटाती अनाया के पास आ गई। बेटा, मैं तुम्हारा हाल अहवाल पूछने को आई थी। इतने बदतमीज़ गार्ड्स हैं, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है। कब से कह रही हूँ एक नज़र देख कर चली जाऊँगी, पर सुनते ही नहीं। खुदा पूछे इतने सालिम लोगों से। वो गार्ड को घूरती बावाज़ बुलंद बुड़बड़ाई तो गार्ड भी उन्हें घूरने लगा।
आका भी उनकी मजबूरी है, नौकरी है उनकी। आप बताएं, घर पर सब ठीक है ना? मामा कैसे हैं? बाबा ठीक हैं? भाई भाभी सब ठीक हैं? घर पर किसी का रवैया उनके साथ सख्त तो नहीं? आका भी आप इनसे कह दीजिएगा कि सबसे कि मैं बहुत खुश हूँ। सबको मेरी कसम दीजिएगा कि वो लोग भाभी पर मेरी वजह से कोई सख्ती नहीं करी। वो आका भी को दोनों बाजुओं से थामे तेज बोलती एक ही सांस में इतना कुछ कह गई थी। बीवी जल्दी करो, जाओ यहाँ से, किसी ने तुम्हें देख लिया तो हम नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। गार्ड आकाबी को देखता सख्ती से बोला, हाँ हाँ जा रही हूँ, ज़्यादा शोधापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आकाबी उसे करारा सा जवाब देती अनाया की तरफ पलटी और उसे नरमी से अपने साथ लगाते हुए नामखसूस अंदाज में उसके हाथ में एक डब्बा थमाया। वो बिना देखे भी जानती थी कि वो मोबाइल था जो अशर भाई ने उसके लिए मुख्तलिफ वक्त में भेजे थे, और हमेशा उससे ये कहकर मोबाइल ले लिया जाता कि अगर मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर सकती तो तुम भी अपने माँ बाप से बात नहीं करोगी। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो वहीं खड़ी अपनी सोचों में गुम थी जब बड़ी गंभीर आवाज़ पर चौंकी। आका भी जा चुकी थी। वो गार्ड को नागवारी से वहाँ से हटने का इशारा करता उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो मैं वैसे ही वॉक करने आई थी। वो इसे नज़रें चुराती लबों पे ज़ुबान फेर कर बोली, ओके अगर वॉक कर ली हो तो चले। उसने आईब्रू उचकाकर सवाल किया, किधर? वो एकदम से बुखला गई। उसकी बुखलाहट पे हैदर के लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई जिसे वो बड़ी मुहारत से छुपा किया और संजीदगी से गोया हुआ, मैं अंदर जाने की बात कर रहा हूँ। आपको कहीं और जाना है तो कहिए, मैं ले चलता हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाना। बज़ाहिर वो संजीदगी से बोला मगर उसकी आंखों की लपक उसे बौखला रही थी। वो तेज़ी से घर के अंदरूनी की तरफ बढ़ी और वो भी उसके हम कदम हुआ। अपने कमरे की खिड़की से ये मंजर देखती राबिया बेगम ने अपने लब सख्ती से भींचे। आपका मूड क्यों ख़राब है? हारिस साहब ने अखबार से नज़रें हटाकर उनके तपे चेहरे पर निगाह डालते सवाल किया। आप अपने बेटे से पूछते क्यों नहीं हैं आहिर कि इसी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करवाने पर वो नाराज़ होकर बाहर चला गया था, तो ऐसे कौन से सर ख्वाब के पड़ लगे हैं अब इस लड़की में कि जो उसको कुछ कहने पर कल से मुंह फुलाए घूम रहा है? वो गुस्से में बुलंद आवाज़ से बोली। हारिस साहब के कोई भी जवाब देने से पहले दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर आया। इसके चंद सेकंड बाद अनाया भी दस्तक देती कमरे में दाखिल हुई। उसे वहाँ पहले से मौजूद देखकर वो गड़बड़ाई थी मगर अब ऐसे पलट जाना मुनासिब नहीं था। मिल गई तुम्हें बीवी से फुर्सत, आ गई माँ की याद? उसके अंदर दाखिल होते ही उन्होंने तंज किया। जब ध्यान दरवाजे में खड़ी अनाया की तरफ किया, राबिया बेगम ने एक चुपती नज़र इन दोनों पर डाली और फिर शोहर को देखा। पुप्पो आप नाश्ते में क्या लेंगी? वो वहाँ से भागने को परतोड़ती जल्दी से बोली, तुम थोड़ा सा जहर दे दो बीबी मुझे ताकि जान छूटे सबकी मुझसे। वो कड़वे लहजे में बोली तो वो उनकी बात पर लप दबाती दांतों की मदद से काटने लगी। ये शायद आंसू रोकने की एक लाशूरी कोशिश थी। ख़त्म अपना दर्द कर जाऊं, जी में आता है आज मर जाऊं। मामा, हैदर ने उन्हें टोकते हुए तनबीही नज़रों से देखा और साथ ही उसकी तरफ मुड़ता उसे सबका एक जैसा नाश्ता बनाने का कहा तो वो फ़ौरन वहाँ से गायब हो गई। वो रूम का दरवाज़ा बंद करके माँ की तरफ पलटा, उन्हें कंधों से थाम कर उन्हें बेड पर बिठाया, खुद उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर पंजों के बल उनके कदमों में बैठ गया। मामा, आप अनाया से ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? आपको इससे क्या शिकायत है जिनकी बिना पर आप उससे ऐसा रवैया रखने पर मजबूर हैं? उसने बगौर उन्हें देखते सवाल किया तो राबिया बेगम उससे नज़रें चुरा गई। बताएं मामा, उसकी कोई गलती है तो बताएं ना, मैं खुद उससे बात पुरस करूँगा। कुछ देर बाद उसने अपना सवाल दोबारा दोहराया तो अपने बेटे का चेहरा देख कर रह गई, जो इस वक्त रफ टफ हुलिये में भी इतना खूबरू लग रहा था कि उन्होंने बेसाख्ता दिल ही दिल में माशाअल्लाह पढ़ा। मामा, उनका खोया अंदाज देखकर हैदर ने उन्हें दोबारा से अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहा और वो उन्हें ढूंढने पर भी उसकी कोई खामी नज़र नहीं आई थी ऐसी जिस वजह से वो इस तरह के सलूक की मुस्तहिक ठहराई जा गई थी। बाबा आप बताएं। मामा की खामोशी पर उसने बाप की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कोई भी कसूर नहीं है इसका, उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया तो उसकी नज़रें दोबारा से माँ के चेहरे पर मरकूज़ हो गई जैसे उनके बोलने का मुंतज़िर हो। उसके महके में मेरी बेटी अगर खुश नहीं रहेगी तो इस घर में मैं उनकी बेटी को भी खुश नहीं रहने दूंगी। वो लबों पर ज़बान फेरती तलखी से बोली तो हैदर के सर पर जैसे हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। मामा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने एक सादी सी शादी को क्रॉस मैरिज बना दिया और मैं ये समझ रहा था कि अपनी भांजी की मोहब्बत में मुझ पर ज़बरदस्ती की गई है। और आप? उसने बात के दरमियान में गहरा सांस लेकर अपने अंदर उठती इश्तिआल की लहर को काबू पाते इसने खुद को कंपोज किया। मामा, क्या आप चाहती हैं कि रोज़ महशर इस बात पर मेरी पकड़ हो कि मैं अपनी बीवी से इंसाफ का मामला नहीं कर सका? क्या आप चाहती हैं कि रोज़ महशर वो इस बात पर मेरा गिरबान पकड़े कि मैंने उसे यहाँ तन्हा आप लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया और कभी पलट कर उसकी खबर तक नहीं ली? वो उनका हाथ थामे उनको देखता नरमी से बोल रहा था और वो ना चाहते हुए भी उसका कहा एक एक लफ्ज़ बहुत गौर से सुन रही थी।
वो उसकी बात पर वो तड़प उठी थी। मामा, हमारा इस बात पर यकीन है ना कि हर इंसान ने मरना है और अपने किए की जज़ा और सज़ा भुगतनी है, तो फिर क्या आप ये चाहती हैं कि आपके बेटे को बीवी पर जुल्म करने के गुनाह में अज़ाब कब्र और अज़ाब हशर दिया जाए? और बस चुप कर जाओ हैदर। वो उसको चुप कराती उसकी पेशानी चूम गई। एक लम्हे में उनका चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। माँ, अशर का अपनी बीवी से रवैया जैसा भी है, उसका जवाब दे वो खुद होगा। उसके किए का सज़ा किसी मासूम को देकर अपनी कब्र क्यों भारी करें? मैं 1-2 दिन में जाऊंगा मामू के घर। अगर मिशेल मुझे खुश नहीं लगी तो मैं अशर से बात करूंगा। अगर वो बात नहीं समझा तो मैं मिशेल को खुद उस घर से वापस ले आऊँगा। मगर वो बात करते करते रुका। धूप निकल कर उसने एक नज़र माँ और बाप दोनों के चेहरों को देखा और आहिस्तगी से माँ के कदमों से उठकर खिड़की में जा खड़ा हुआ। मगर इस सब में कोई भी मेरी बीवी को किसी भी बात के लिए कसूरवार नहीं ठहराएगा। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब किसी को भी मैं इससे ज्यादती नहीं करने दूंगा। वो अब सर्द लहजे में 2 टोक अंदाज में बोलता कमरे से बाहर निकल गया और फिर तैयार होकर बिना नाश्ते के घर से भी निकल गया। वो जब घर वापस आया तो घड़ी दोपहर के 2:30 बजा रही थी। सबीन, रमीन, उसामा, हमदान और शहीद लाउंज में बैठे कोई मूवी देख रहे थे, जबकि तमाम बड़े पकौड़ों के साथ इंसाफ करने के साथ साथ चाय पीने में मसरूफ़ थे। वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वो किचन में मौजूद थी। सबको मुश्तरका सलाम करता वो नौजवान पार्टी के साथ सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठ गया। कौन सी मूवी देखी जा रही है? उसने किसी को भी मुखातिब किए बगैर सवाल किया। सलमान खान की वांटेड मूवी देख रही हैं। क्या तुम भी हमारे साथ मूवी देखने वाले हो? शहीद ने सवाल किया। मुझे मूवी देखने से डॉक्टर ने मना किया है क्या? उसने आईब्रोज काकर उल्टा उससे सवाल किया तो उसने कंधे उचकाए। भाई, अगर तुम जैसा रूखा बंदा यूएस से आने के बाद मूवीज़ देखने लगे तो। शहीद ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी। अंदाज साफ छेड़ने वाला था। हैदर ने उसे एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? वो किचन से उठती खुशबू को महसूस करता सीधा हो बैठा कि उसने नाश्ता भी नहीं किया था, तो अभी उसकी भूख एकदम से चमक उठी थी। भाई, बड़ी देर से सिर्फ खुशबू ही आ रही है, बनकर कुछ भी नहीं आया। हमदान ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो उसकी शक्ल देखकर वो मुस्कुरा दिया। भाई, कसम ले लें, जब जब ऐसी खुशबू किचन से उठती है तो पेट में दौड़ते कुत्ते मजीद स्पीड पकड़ लेते हैं। उसामा ने दुहाई दी। कितना ठोंसता है तू मोटे। अभी थोड़ी देर पहले तूने नाश्ता किया और साथ ही भूख भी लग गई। शहीद ने उसकी टांग खींची तो वो सब दबा दबा सा हंसती। भाई, आपको भी भूख लगी है? रामीन ने उससे सवाल किया तो उसने मजलूमों से शक्ल बनाकर इस बात में सर हिलाया। ये अनाया बिना पता नहीं तब से किचन में घुसी क्या कर रही है। मूवी शुरू होने से पहले इसको पास्ता और फ्राइज बनाने का बोला था। आधी से ज़्यादा मूवी गुजर गई है, अभी तक बनाकर नहीं लाई। अनाया, ले भी आओ। और कितनी देर लगाओगी? सबीन मुंह बनाती बोली। उसका लहजा बेजारी लिए हुए था। आखिर में वो किचन की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज़ में बोली। जब अनाया हाथ में ट्रे थामे तेज़ी से बाहर आई। क्या पाई बना रही थी या सो रही थी? वो काफ़ी हद तक बदतमीज़ी से गोया हुई। सबीन, शहीद ने फ़ौरन से बहन को तनबीही निगाहों से देखा, जबकि हैदर अपनी जगह से खड़ा हुआ। अनाया ट्रे सेंटर टेबल पर रख कर लब भींचे वापस मुड़ गई। जब हैदर ने आवाज़ देकर उसे रोका, अनाया रुको। वो रुककर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी, जबकि वो सबीन की जानिब मुतवज्जा हुआ। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? छोटे बड़े से बात करने की तमीज़ भूल गई हो तुम? वो कोई मुलाजमा है तुम्हारी जो तुम्हारे हुक्म की तामील करे? लहजा देखा है तुमने अपना? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? इससे माफ़ी मांगो अनाया से। वो सख्ती से उसे झिड़कता 2 टोक अंदाज में बोला। भाई, वो उसने कुछ कहना चाहा, जब वो उसकी बात सुने बगैर उसे टोक गया। माफ़ी मांगो फ़ौरन। आई एम सॉरी अनाया, वो शर्मिंदा सी सर झुकाकर बोली। भाभी। हैदर भाभी लफ्ज़ पर जोर देता बोला तो अनाया समेत सबने झटके से उसकी तरफ देखा, पर वो सबीन की तरफ मतवज्जा था। आई एम सॉरी भाभी। उसके कहने पर हैदर के तने नकोश एकदम से ढीले पड़े, जबकि अनाया शौक से उसकी तरफ देख रही थी। तुम सब मेरी एक बात सुन लो। तुम सब अनाया को भाभी बुलाओगे, इसका नाम ना सुनो मैं किसी की भी ज़ुबान से। उसने उंगली उठाकर सबको वार्न किया तो हमदान की ज़ुबान में खुजली हुई। हम सब तो अनाया, मेरा मतलब है अनाया भाभी को भाभी कह लेंगे, लेकिन वो शहीद से छोटी हैं, इसलिए वो तो मेरा मतलब है उनका नाम ले सकता है ना। हैदर की घूरती नज़रों को देखकर उसने फ़ौरन से अपने अल्फाज में दुरुस्तगी की थी। वो इससे उम्र में छोटी सही, मगर रिश्ते में इससे बड़ी है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसे भाभी कहने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हैदर एक नज़र शहीद को देखकर बोला तो उसने सीज़ फायर के अंदाज में दोनों हाथ ऊपर उठाकर नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। गुड अनाया, तुम ट्रे लेकर रूम में जाओ। वो शहीद को जवाब देकर अनाया की जानिब मुतवज्जा हुआ तो वो गड़बड़ाई, कुछ कहने के लिए लब्बा किए, फिर रुक गई। अनाया, व्हाट हैपन?
وہ جب سے کمرے میں آیا تھا انایا مسلسل اپنے ہاتھ مرو رہی تھی۔ کبھی ایک آدھا چکر کمرے کا لگاتی، پھر دوبارہ سے اسی پوزیشن میں کھڑی ہو جاتی۔ وہ اچانک سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی وہ مشکل اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ نتھنگ۔ وہ سنبھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آر یو شیور؟ حیدر جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اسپات میں سر ہلانے پر حیدر نے اس کے گال پر بکھری نمی کو اپنی انگلی کی پوروں پر سمیٹا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس ہوا تو وہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ حیرت و بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ انایا کے انداز پر حیدر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بنا کسی وجہ کے تو آنسو نہیں آتے۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ پیچھے ہٹ کر بات کریں نا پلیز۔ اسے خود کے اتنا قریب محسوس کر کے انایا کپ کپاتے ہوئے بولی تو حیدر نے آئی بروز کہی، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حیدر کی لو دیتی نظروں کی تپش سے اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پاس کھڑے ہونے پر پابندی، دیکھنے سے پرابلم۔ اوف! حیدر کے دل نے دہائی دی۔ کیسے دیکھ رہا ہوں میں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے سوالیہ انداز میں گویا ہوا مگر آنکھوں کی لپک انایا کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئی۔ ایسے گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی، پلکیں جھپک کر بولتی وہ اسے بہت کیوٹ لگی تو وہ بھی بلا ارادہ اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ جب انایا اپنے پیچھے موجود بیڈ سے ٹکرا کر گرتی کہ حیدر نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ انایا کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کمر پر موجود حیدر کی انگلیوں کا لمس اس کے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ حواس باختہ ہوتی اس کی گرفت میں پھڑپھڑائی، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ انایا نے حیدر کے ہاتھ کمر سے ہٹائے۔ آپ پلیز پیچھے ہٹنا، اتنا قریب کیوں کھڑے ہیں؟ حیدر کے سینے پر ہاتھ رکھے کہا، آواز کپ کپا رہی تھی۔ ابھی تو میں تمہارے قریب آیا بھی نہیں ہوں اور تمہاری یہ حالت ہے۔ جب واقعی ہی تمہارے قریب آیا تب کیا حالت ہوگی تمہاری؟ اس کے سرخ پڑتے چہرے اور لڑکھڑاتے لہجے کو دلچسپی سے دیکھتا وہ اس کے کان کے قریب جھک کر معنی خیزی سے بولا اور ہولے سے اس کے کان کی لو کو چھو کر پیچھے ہٹا۔ حیدر کے الفاظ اور کان کی لو پر اس کا لمس محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا مگر اس کی نظروں کی لپک فوراً اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی اور اس کی نظریں اٹھا کر پھر پلکوں کی باڑ گرانے پر حیدر کا دل جیسے پاگل ہو اٹھا۔ دل کیا جھک کر اس کی آنکھیں چوم لے مگر اس کے وجود کی کپ کپاہٹ دیکھتا وہ خود پر ضبط کرتا اپنے ہمکتے دل کو قابو کر گیا۔ رو کیوں رہی تھی؟ اس کے جھکے سر پر نظریں جمائے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ دور ہو مجھ سے، دور ہو کر بات کریں پلیز۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہنگے کلون کی خوشبو انایا کے حواس جھنجھلا رہی تھی۔ اس کی ایک ہی رٹ پر حیدر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ کیوں؟ لہجہ سخت تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ لب کاٹتی بے بسی سے بولی۔ آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں جبکہ اس کی بات پر حیدر کے تنے نکوش یکدم ڈھیلے پڑے۔ سنو، حیدر نے انگوٹھے انگلی کی مدد سے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا جھکا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھیں شدت سے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ جانتی ہو میرا کیا رشتہ ہے تم سے؟ وہ جو کچھ اور کہنے والا تھا جانے کیوں یہ سوال کر بیٹھا۔ جی شوہر ہیں آپ میرے۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کیے وہ مشکل بول پائی تھی۔ پر مجھے پھر بھی آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ حیدر نے کچھ بولنا چاہا تھا جب وہ تیزی سے جھک کر اس کے پہلو سے نکلتی دور جا کر کھڑی ہوتی لب کچلتی بے بسی سے بولی۔ حیدر نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی اور اس کی بات اور حرکت کا مفہوم سمجھتا کہا لگا اٹھا۔ ویسے میں ڈراؤنا تو ہرگز نہیں ہوں پر تمہیں پھر بھی اگر مجھ سے ڈر لگتا ہے تو میرے خیال میں کسی حد تک ڈر لگنا بھی چاہیے۔ اس کے سرابے پر بھرپور نگاہ ڈالے بے باکی سے بولا تو اس کی بات پر انایا سرخ پڑی۔ آپ، وہ کچھ بولنے کی خواہش دل میں دباتی لب بھینچ گئی کہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ حیدر کے نمبر پر ایک امپورٹنٹ کال آئی تو وہ بات کرنے ٹیرس پر آ گیا۔ اس کے بعد واپس کمرے میں آیا تو وہ روم میں نہیں تھی۔ کافی دیر بعد تک وہ اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آئی۔ ڈنر کرنے بھی وہ نہیں آئی۔ ڈنر کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گپ شپ کرنے لگے تو اس نے سمرا سے اس کے بارے میں پوچھا۔ چچی، انایا کہاں ہے؟ بیٹا وہ کچن میں ہے، میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ کھانا مت بنائے، میں خود بنا لوں گی، پر وہ نہیں مانی اور مجھے کچن سے بھیج دیا، خود کھانا بنانے لگی۔ وہ تفصیل سے بولی تو شہیر، اسامہ اور حمدان تینوں نے پوری آنکھیں کھول کر سمرا کو دیکھا کہ آج سے پہلے اگر کوئی اس کے حق میں بولتا تو وہ دونوں خواتین اسے بری طرح جھڑک دیتی اور ان کا ایک ہی جملہ ہوتا کہ گھر کی ذمہ داری بہو پر ہی ہوتی ہے، یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں ہے جو کام کر رہی ہے۔ ہم جب شادی ہو کر آئے تھے تو تب تمہارے بابا کی چچا تایا سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، سارے گھر کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی تھی، اب اسے کرنے دو تاکہ ہمیں بھی کچھ سکون نصیب ہو۔ حمدان، کیا سمرا چچی نے وہی کہا جو میرے کانوں نے سنا؟ اسامہ حیرت و بے یقینی سے بولا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے کانوں نے کیا سنا ہے پر میرے کانوں نے شاید نہیں، یقیناً کچھ غلط سنا ہے۔ بھئی ایسا کیا سن لیا تم دونوں کے کانوں نے جس پر یقین نہیں آ رہا تمہیں؟ حارث صاحب بھی وہاں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔
बाबा, हमारे कानों ने ये सुना कि समरा चाची ने कहा है मैं खाना बनाने किचन में गई थी। इसकी बात पर हारिस साहब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि उनकी ओवर एक्टिंग पर समरा और राबिया बेगम पहलू बदल कर रह गई। हैदर ने एक नज़र किचन के दरवाजे को देखा। वो जानता था कि वो उसके सामने आने से कतरा रही है। उनको बातों में मशगूल छोड़कर वो उठा और सबसे माजरत करता हार्जी दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर दरवाजे पर रुककर शहीर से मुखातिब हुआ। शहीर, मुझे एक काम से बाहर जाना है, तुम चलोगे मेरे साथ? उसने दनिस्ता बुलंद आवाज़ में कहा। मकसद किचन में मौजूद वजूद को सुनाना था, जो इससे छुपने की खातिर किचन में पनाह लिए खड़ी थी। क्या वो बाहर आ सकती है? बाहर रास्ता साफ है। हाँ, ज़रूर चलूँगा। शहीर इस बात में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ तो हैदर ने मुंह बनाया। उसका ख्याल था वो उसे मना कर देगा, पर जब वो फ़ौरन से ही तैयार हो गया तो उसका हलक तक कड़वा हो गया। अनाया ने दरवाजे की ओर से उसके बाहर चले जाने तक उसे देखा। मोहब्बत झूठ नहीं थी, तुमसे गवाह है हर नमाज की दुआ। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद उसने एक जगह गाड़ी रुकी और शहीर को वहीं वेट करने का बोलकर चला गया। 5 मिनट बाद उसे वापस आता दिखाई दिया। गाड़ी दोबारा सड़क पर भागने लगी। तुम जब साथ ले ही आए हो तो कम से कम यही बता दो कहाँ ले जा रही हो। जब उसे ड्राइव करते 10 मिनट गुजर गए तो वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, तो उसकी मुसलसल खामोशी पर शहीर अच्छा खासा चिढ़ गया। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का इरादा है, वो सुलगते लहजे में बोला। तो शहीर ने फ़ौरन से कानों को हाथ लगाकर इस्तग़फ़ार पढ़ा। हैदर ने अचंभे से उसकी तरफ देखा। यार देखो, माना कि तुम्हारी बीवी तुम्हें घास नहीं डालती, पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम अपने दिल की तस्कीन के लिए ऐसी हरकतें शुरू कर दो। वो चेहरे पर मस्कीनी तारी करता बोला तो हैदर की पेशानी की रगत तन गई। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? देख भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तू मुझे जिस तरह का आदमी समझ रहा है ना, मैं वैसा नहीं हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि तू अपनी बीवी को मनाने पर ध्यान दे। वो जितनी संजीदगी से बोल रहा था, आंखों में उतनी ही शरारत थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी बात सुनकर हैदर के तन बदन में आग सी लगी। अगर मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव न कर रहा होता तो खुदा की कसम तुम्हारी इस बकवास पर तुम्हारी पूरी की पूरी बत्तीसी बाहर निकाल देता। मेरी बीवी तो मुझसे नाराज़ है, पर तुझे मिलनी ही नहीं थी। वह सर्द लहजे में बोला तो उसकी बात को तसव्वुर करते उसने झुर्री ली। गाड़ी एक झटके से खूबसूरत से घर के सामने रुकी। बिल्डिंग पर नज़र पड़ते ही शहीर ने उसे देखा। यहाँ पर वाकई ही तुझे मेरे बजाय अनाया भाभी को लेकर आना चाहिए। अब कि वो संजीदगी से बोला तो उसकी बात पर कोई भी रद्द-ए-अमल दिए बगैर वो गाड़ी से बाहर निकला। शहीर भी उसके पीछे बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वो जैसे दरवाजे के करीब पहुंचा तो गार्ड ने उसके पास आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अंदर जा सकता हूँ मैं? जी साहब जी, बिस्मिल्लाह करो, इसमें इजाज़त लेने वाली कौन सी बात है? पर साहब जी, घर पर इस वक्त कोई नहीं। हो सकता है थोड़ी देर में कोई ना कोई आ जाए, आप इंतज़ार कर लें या फ़ोन करके पूछ लें। आपको पता है कि कहाँ गए हैं सब लोग? वो 2 उंगलियों की मदद से पेशानी मसलते हुए बोला। नहीं साहब जी, बस इतना जानता हूँ कि सुबह फजर से पहले सब लोग कहीं चले गए थे। इसके बाद छोटे साहब अशर 2 बार घर आए, थोड़ी देर के लिए, और फिर चले गए। चलें ठीक है, जब कोई आए तो उन्हें बता देना कि मैं आया था। और वो उनसे अलविदाई मुसाफा करके वहाँ से वापस मुड़ गया। इज़ एवरीथिंग ओके? शहीर का वो कुछ परेशान लगा तो उसने इस्तफसार किया। इस घर के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, जबकि हमारे घर के दरवाजे इस घर के मकीनों हत्ता के मुलाजमों के लिए भी बंद हैं। क्यों? मामा की वो भतीजी जिसमें उनकी जान बसती थी, इसी भतीजी से इतनी नफरत कि उसका चेहरा तक देखना गवारा नहीं है। क्यों? वो बहुत उलझा हुआ था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्यों हुआ था, क्यों हो रहा है। बस मैं एक बात जानता हूँ, जो भी हुआ था या जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। शहीर ने मोड़ करते कहा कि अब की बार गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था और हैदर को कुछ भी ना बताना ही उसे मुनासिब लगा था। हैदर ने चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की हो, और गाड़ी सीट से टेक लगाकर आंखें मूंदी तो उसका चेहरा नज़रों के सामने आ गया। लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गई। शहीर ने कुछ कहने के लिए उसकी तरफ नज़र डाली तो उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके दायमी होने की दुआ की। दर्द देती है तेरी खामोशी, मार देता है तेरा बेखबर रहना। वो जब कमरे में आया तो खाली कमरा उसका मुँह चिरा रहा था। उसकी पेशानी पर फ़ौरन बल पड़े। कल जब वो कमरे में आया था तो उसकी मौजूदगी बिल्कुल गैर मुतवक्का थी, और आज उसकी गैर मौजूदगी उसे गैर मुतवक्का लग रही थी। उसका ख्याल था कि उससे छुपने के लिए वो उसके आने से पहले ही सो चुकी होगी। वो लब भिंच बाहर जाने लगा। जब उसे टेरेस पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो टेरेस पर आ गया। अनाया कोने में दीवार के साथ लगकर घुटनों में सर दिए बैठी थी। गौर करने पर उसे महसूस हुआ जैसे उसका वजूद होले होले लर्ज रहा था। जब उसकी सिसकी गूंजी, अनाया! हैदर तेज़ी से उसके करीब आया तो वो जो अपने गम आवाज़ सुनकर वो डर कर अपनी जगह पर उछल पड़ी और एक झटके से खड़ी हुई। रोना धोना भूलकर वो हिरनी जैसे खौफजदा हुई। अंधेरे में आने वाले को देखने की कोशिश करने लगी। दिल धक धक कर रहा था। आपने डरा दिया मुझे। चेहरे से आंसू साफ करके वो खाइफ सी बोली। हैदर उसका हाथ थाम कर उसे कमरे में ले आया। अनाया,
کیا پرابلم ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے دن میں بھی پوچھا تھا تمہارے سے، پر تم نے نہیں بتایا مجھے۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماما نے کچھ کہا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے استفسار کیا۔ نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اور پھوپھو نے تو کل صبح سے بات ہی نہیں کی مجھ سے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی۔ تو اس بات پر رو رہی ہو کہ ماما بات نہیں کر رہی؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آج بھائی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ الفاظ منہ سے بعد میں نکل رہے تھے، آنسو گالوں پر پہلے پھسلنے لگے۔ مزید آگے بولا نہیں گیا تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ملنے جانا ہے ان سے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لوگ گھر پر ہوں گے؟ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 11 کا ہندسہ عبور کر گئی تھی۔ نہیں، ہاسپٹل میں ہیں وہ لوگ۔ خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی، بھائی کی بیٹی ہوئی ہے تو اسی لیے سب ہاسپٹل میں ہیں۔ اس کی بات پر ایک خوش کن احساس اس کے اندر جاگا۔ آپ پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں، میں ان سے نہیں ملوں گی، بس دور سے دیکھ کر واپس آ جاؤں گی، پلیز تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں۔ وہ سسک اٹھی تو حیدر نے اس کے الفاظ کی طرف محسوس کرتے اسے سینے سے لگایا تو وہ بھی ایک مہربان حصار اپنے گرد پاتی بکھر گئی۔ 3 سال ہو گئے ہیں حیدر، میں نے ماما بابا کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان مدھم لہجے میں بولی تو اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی۔ کیوں؟ تم ایسی تو نہیں تھی، تم تو اپنے حق میں بولنے والی لڑکی تھی، تو اب کیوں سب کچھ چپ کیے سہتی رہی؟ کیوں اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ کس حق سے بولتی؟ ایک شکوہ کنار نظر اس پر ڈالی۔ وہ سادہ سے مختصر الفاظ میں اسے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ حیدر نے دل ہی دل میں خود کو کوسا، ایک مہذب سے لفظ سے خود کو نوازا۔ جو کچھ گزر چکا تھا وہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا، سو ہو گیا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہاں، مگر وہ اپنی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش ضرور کر سکتا تھا، اور کر بھی رہا تھا۔ تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، یا پھر ایسے ہی جاؤ گی؟ اس نے اس کے وجود پر نظر ڈالی جو ابھی تک کل صبح والے لباس میں ملبوس تھی۔ خود پر نظر ڈالتے وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ سمرا چچی کہتی ہیں کہ تمہارا شوہر یہاں نہیں ہے، گھر پر جوان جہاں لڑکے موجود ہیں، تو زیادہ بن صبر کر نہیں رہا کرو۔ وہ شکایتی انداز میں بولی کہ ان کی یہ لاجک کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ویری بیڈ، انہیں تمہیں آدھی بات سمجھائی کہ جب شوہر قریب نہ ہو تو ساری تیاری بے معنی ہوتی ہے، مگر یہ نہیں سمجھایا کہ جب شوہر اتنے عرصے بعد پردیس سے لوٹے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اس کا چہرہ 2 انگلیوں کی مدد سے اور اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بات کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر معنی خیزی سے بولا تو ایک دم سے بلش کر گئی۔ کچھ حیا کی سرخی اور کچھ شدت گریہ کی وجہ سے سرخ نم چہرہ ہلکے ہلکے سوجے پپوٹے، گنہری پلکوں پر ٹھہرے آنسو۔ وہ اس وقت اسے اس قدر خوبصورت لگی کہ نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے فون پر کار آنے لگی تو وہ ٹیرس پر چلی گئی۔ کچھ پتہ چلا؟ فون کان سے لگاتے اس نے مدھم آواز میں سوال کیا اور دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ مجھے ابھی سینڈ کرو، ان کی وجہ سے ہم بآسانی ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تم ساری تصویریں مجھے بھیجو۔ اس نے کال کٹ کی، ساتھ ہی اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اسے تقریباً 15 کے قریب تصویریں سینڈ کی گئی تھیں۔ وہ سب تصویریں 18 سے 25 سال کی نوجوان نسل کی تصویریں تھیں۔ وہ ان پر سرسری سے نظر ڈال رہا تھا جب ایک تصویر پر آ کر وہ رک گیا۔ تصویر میں موجود لڑکی کو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا، کب اور کہاں؟ اس کے اپنے ذہن میں زور دیا تو ایک جھماکہ ہوا۔ وہ مشعل کی دوست تھی اور بہت گہری دوست تھی۔ مشعل کی شادی کے بعد بھی کافی ٹائم تک ان کے گھر پر آتی رہی تھی۔ اس نے وہ پکچر آگے بھیجی اور ساتھ ہی ایک میسج ٹائپ کر کے بھیجا، فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ چند لمحوں بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتا روم میں آ گیا۔ اس نے پیچ اور ہلکے گرے کلر کا خوبصورت نفیس سا لباس زیب تن کیا، ہاتھوں میں نازک سے کنگن اور کانوں میں چھوٹے خوبصورت ٹاپس پہنے، لبوں پر ہلکے رنگ کا گلوس اور مسکارا لگا کر بالوں کا سائڈ ٹویسٹ اور چوٹی بناتی وہ تیار تھی۔ چلے، وہ بیڈ پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا جب عنایا کے پکارنے پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چچی کی جو لاجک تم نے بتائی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پر اب تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ کسی حد تک ٹھیک کہتی تھیں۔ اس نے عنایا کے چہرے پر آئی شرارتی لٹ کان کے پیچھے ارسی تھی۔ حیدر، میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ مجھے دلہن کے روپ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور آپ کے الفاظ تھے کہ تم میری ماں کی پسند ہو، میرے نہیں، اس لیے انہیں کے ساتھ رہو۔ میرے دل میں اور میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں، تو آپ ایسے کیوں بہیو کر رہی ہیں جیسے کہ مجھ سے پتہ نہیں کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ مروڑتی بے چینی سے بولتے بولتے کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ میں تو پہلے بھی ایسی ہی تھی اور شادی سے پہلے بھی یہی تھی، تب تو کبھی پلٹ کر دوسری نظر تک نہیں ڈالی۔ جب دلہن بنی تو ہر زبان سے اپنے لیے تعریف سنی اور آپ نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اب آپ کی بار بار اپنی طرف اٹھتی نظر مجھے الجھا دیتی ہے۔ دیکھو عنایا، شادی سے پہلے کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو۔
और तुम्हारी पहली बात का जवाब ये है कि मामा ने मुझे प्रेशराइज करके मुझे इस शादी के लिए फोर्स किया था, तो मुझे भी जिद चढ़ गई थी। इसलिए जिस दिन शादी के लिए हाँ की थी उसी दिन बाहर जाने का फैसला कर लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना। उसी दिन वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया था और तुम्हें दुल्हन बने इसलिए छोड़ गया कि मैं किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड था। मुझे लगता था कि मैं हीरा से मोहब्बत करता हूँ, क्लास फेलो थी, और मैं नहीं चाहता था कि दिल और दिमाग में किसी और लड़की का तस्वुर लिए मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ। वो बात करते करते थमा था क्योंकि दूसरी लड़की के जिक्र पर उसकी आंखें नम हुई थी। मैं तो पहले भी ऐसी ही थी, शादी से पहले भी मैं यही थी, तब तो कभी। अच्छा, ये थोड़ी सी लाइन्स रिपीट हुई हैं। तभी उसके अल्फाज हैदर के कानों में गूंजे। उसने उसके कहे एक एक लफ्ज़ पर वोट किया तो साकित रह गया। क्या वो मोहब्बत करती थी उससे? उसने हैरत बेयकीनी से उसकी तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा गई। चलें, देर हो जाएगी। आंख की नमी साफ करते वो पहले से सेट दुपट्टा दोबारा से सेट करने लगी। चलते हैं, मगर पहले मुझे बात पूरी करने दो। उसने उसे कंधों से थाम कर बेड पर बिठाया, खुद पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गया। वो बेचैनी से उठने लगी जब उसने उसके हाथ पर दबाव डालकर उसे उठने से रोका। यूएस जाने के बाद मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया था कि मैं इस लड़की से मोहब्बत नहीं करता था। वो एक वक्ती अट्रैक्शन थी जिसे मैं मोहब्बत समझ रहा था। जब ये एहसास हुआ तो उसके बाद एक गिल्ट बचा था कि एक लड़की को हर्ट करके आया हूँ। वो गिल्ट आहिस्ता आहिस्ता कब मोहब्बत में बदल गया मुझे एहसास ही नहीं हुआ। जब यहाँ आकर तुम पर निगाह पड़ी तो लगा मेरी मंजिल यही थी जिसे मैं दर बदर की खाक छानते ढूंढता फिर रहा था। उसकी आंखों में देखता, उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामता, एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला, तो क्या मैं इतनी बुरी थी कि मुझसे मोहब्बत करने में आपको 3 साल लग गए? 3 साल लग गए हैदर, 3 साल? आपको ये एहसास होने में कि मैं भी इस काबिल हूँ कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मुझसे भी मोहब्बत की जा सकती है। कभी ख्याल नहीं आया कि कोई है जिसे अपना नाम करके छोड़ आया हूँ? उसके लहजे में आंसू की आमेजिश थी। कोशिश के बावजूद आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पे बह निकले। हैदर को लगा था जैसे उसके सारे अल्फाज दम तोड़ गए हों। वो कुछ बोलने की कोशिश में था जब वो बेदर्दी से अपने गाल रगड़ती दोबारा से बोल उठी। जब जा ही रहे थे तो कोई आस ही दिला जाते, कोई उम्मीद, कोई ऐसा जुमला जिसके सहारे मैं जीती रहती, या खामोशी से चले जाते कि खुद से ही उम्मीद के दिए जलाकर खुशफहमी का जहान आबाद रखती। पर आप तो जाते जाते आंखों से ख्वाब भी छीन कर ले गए। पता, जब आप चले गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर कुछ टूटा हो, कुछ मर गया हो मेरे अंदर। शायद दिल टूटा था, शायद मोहब्बत मर गई थी। अनाया प्लीज़। उसने तरफ कर उसे मज़ीद कुछ भी कहने से रोका। उसे उसकी सारी बातों से इतनी तकलीफ़ नहीं दी थी जितनी कि उसके आखिरी एक जुमले ने दी थी। उसे महसूस हुआ था कि महबूब के मुंह से अपनी मोहब्बत की नफ़ी किस हद तक तकलीफ़ देती है। वो 3 साल की इस तकलीफ़ से गुजरी थी। उसका अंदाज़ा उसे एक लम्हे में ही हो गया था। उसने हलक को तर्क किया और अपने लबों पर ज़ुबान फेरी। सॉरी, वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज साथ छोड़ गए तो वो सर झुकाए वो मुश्किल एक लफ्ज़ अदा कर पाया। मैंने आपको माफ़ किया। अपने आंसू खुश करते मजबूत लहजे में बोली तो उसने हैरत से सर उठाकर उस खूबसूरत लड़की को देखा। क्यों? इतना छोटा जुर्म तो नहीं था मेरा जो इतनी आसानी से माफ़ कर दिया जाए। मेरे ख्याल में हम मशरकी औरतें ऐसी ही होती हैं कि शोहर का जुर्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी एक बार दिल से माफ़ी मांगने पर उसे माफ़ कर देती हैं। क्यों कि मैं नहीं चाहती कि उनका शोहर किसी के सामने, हत्ता कि खुद उसके सामने भी झुके। उसे इस तरह से सर झुकाए अपने पैरों के पास बैठे देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बात को फ़लसफ़े में बयान करने की कोशिश की। वो मुस्कुराकर खड़ा हो गया, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जिसे थाम कर वो खड़ी हुई और उसके हम कदम होती चलने लगी। जबकि लॉन में किसी से फ़ोन पर बात करते शहीद ने हैरत से उन्हें घर से निकलते देखा, फिर कंधे उचकाकर दोबारा से फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। रिसेप्शन से पूछकर वो लोग रूम में आए जिसमें मशल मौजूद थी। कमरे के बाहर उसके कदम रुक गए। ग्लास वाल का एक सीध में तकरीबन बारिश भर का हिस्सा ट्रांसपेरेंट था जिससे अंदर का मंजर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। सादिया, अनाया की मामा, मिशेल को सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी। वो एक चम्मच सूप पीने के बाद नफ़ी में सर हिलाती तो सादिया दोबारा उसे पिलाने के लिए इसरार करती। वो फिर से एक चम्मच पीने के बाद नफ़ी में सर हिलाती तो वो दोबारा से इसरार करती तो वो मुंह बनाती, फिर से एक चम्मच पी लेती। अशर सोफे की पे लेटने के अंदाज में बैठा फ़ोन पर मसरूफ़ था। बीच में नज़र उठाकर उन्हें भी देख लेता। वो इतने साल बाद उन्हें अपने सामने देखती अपने आंसू रोकने की कोशिश में थी, जबकि हैदर भी खामोशी से ये मंजर देख रहा था। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सादिया ने बेड के करीब मौजूद झूले में से बच्ची को निकाला और मिशेल की गोद में दिया तो वो माँ का एहसास पाते ही खामोश हो गई थी। अनाया ने बेसाख्ता हैदर की तरफ देखा। उसी लम्हे हैदर ने भी उसकी तरफ देखा था। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़र मिली। वो फ़ौरन से नज़रें चुराती रुख मोड़ गई। चलें? उसके कंधे पर हाथ रखकर मध्यम आवाज़ में पूछा तो उसने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया, जैसे अंदर जाने की हिम्मत ना हो
एक डर सा था जो उसके चेहरे पर हैदर को नजर आया। वो उसका हाथ मजबूती से थामता दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। भारी आवाज़ में सलाम किया था। अंदर मौजूद नफूस ने झटके से उनकी तरफ देखा और साकित रह गए। आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। मेरी बच्ची। सबसे पहले सादिया बेगम होश में आई, उसकी तरफ बढ़ी और उसे खुद में भींच लिया। बेतहाशा चूमने लगी उसे। मिशेल ने उठने की कोशिश की। जब हैदर उसकी तरफ बढ़ा, उसके सर पर बोसा देकर उसने मिशेल के सर पर हाथ रखा और उसकी गोद में मौजूद उसकी बेटी के गालों को उंगली से छुआ और फिर थोड़ा सा झुककर उसके गाल पर प्यार किया। तो उसने आंखें खोलकर हैदर को देखा, दोबारा से आंखें बंद कर ली। हैदर होले से हंस दिया। मिशेल बिना आंखों से मुस्कुरा दी। घर पर सब ठीक है? मिशेल ने सवाल किया तो उसकी बात का सर हिलाकर जवाब देता वो बार बार गुड़िया के गालों को छेड़ रहा था ताकि वो दोबारा से आंखें खोले। मिशेल की मुस्कुराहट गहरी हुई। उठाओगे? मिशेल ने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो दोनों हाथ सीज फायर के अंदाज में ऊपर को उठाता पीछे हटा। ये बहुत छोटी है। अनाया अभी तक सादिया बेगम के सीने से लगी थी। हैदर साकित करे अशर से मिलने के लिए आगे बढ़ा। वो उसे गले लगाने लगा था जब अशर ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पे मारा। ये सब इतना गैर मुतवक्का था कि वो लड़खड़ा गया। पूरे कमरे में सुकूत छा गया। वो तीनों सांस रोक के उन्हें देखने लगी। अशर। मिशेल ने बेयकीनी से अशर को पुकारा जो अनसुनी कर गया। हैदर उसे इस तरह के रद्द-ए-अमल की तवक्का रखता था, मगर इस जगह पर बहन और बीवी के सामने उसके अमल पर उसका खून खोल उठा। उसने पलट कर अशर का गिरेबान पकड़ा तो उसने दोबारा से उसे पंच मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अनाया होश में आती तेजी से उनके दरमियान आई। भाई प्लीज़। हैदर। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। प्लीज़ आप दोनों लड़े तो नहीं? हैदर। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। भाई प्लीज़, आई एम सॉरी। वो कभी हैदर से कहती तो कभी अशर की तरफ मुड़ती। एक तरफ भाई था तो दूसरी तरफ शोहर। मिशेल की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। एक बहुत पुराना मंजर उसकी नज़रों के सामने लहराया था। फराज मामू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो बार बार सिर्फ अनाया का नाम लेते तो अशर मिशेल को साथ लिए पुप्पो के घर गया और बिना किसी गलती के बाप की खातिर उनसे माजरत की और उन्हें अपने बाबा की तबीयत का बताकर अनाया को साथ ले जाने की इजाज़त मांगी तो वो भर गई। अपने मतलब के लिए मिलवाने ले आए हो? और वैसे जो मैं तड़पती रहती हूँ अपनी बेटी के लिए, कभी तो फिक्र नहीं हुई कि उसे माँ से मिलवाने ले आओ। अपनी बहन की याद आई सताई है तो इसे मिलने के लिए मेरी बेटी को भी ले आए हो। अगर वो यहाँ ना होती तो तुम मुझे अपनी बेटी की शक्ल देखने को भी तरसा देते। नहीं पुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 साल हो गया है इसकी शादी को, एक बात भी घर नहीं आई। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, कल छोड़ जाऊँगा और चाहे तो मिशेल भी यहीं रह ले। अपने गुस्से को काबू में करता वो बहुत तहम्मुल से बोला। कोई ज़रूरत नहीं है इसे दोबारा यहाँ छोड़कर जाने की। ले जाओ इसे और वहीं रखो। मैं हैदर से कहकर इसकी तलाक के कागज़ भिजवा दूँगी और मेरी बेटी भी अब इस घर में नहीं जाएगी जहाँ इसकी इज्जत नहीं है। मेरी बेटी को तलाक दो और अपनी बहन को लेकर चले जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोली तो इनकी बात पर मिशेल के कदमों तले से ज़मीन नहीं गई और यही हालत दरवाजे में उनके कमरे के दरवाजे पे खड़ी अनाया की भी थी। अशर जो पहले ही बहुत मुश्किल से अपने इश्तिआल को काबू पा रहा था, उनकी बात पर उसके तन बदन में आग लग गई। ठीक है, इतना ही शौक है ना आपको अपनी बेटी को तलाक दिलवाने का? तो मैं अशर फराज। उसने पल भर को अपनी आंखें बंद करके एक सुलगती नज़र मिशेल पर डाली। उसके तासुरात देखकर मिशेल को लगा था कि जैसे लम्हों का खेल था और सब कुछ तबाह और बर्बाद होने वाला था। वो ढह गई थी। उसने अपने कानों पर हाथ रखे कि अशर की आवाज़ उसके कानों में न जाए, मगर उसकी आवाज़ हरगिज़ भी आहिस्ता नहीं थी। मैं अशर फराज अपने पूरे होशो हवास में मिशेल हारिस को तलाक चटाख उसके अल्फाज मुँह में थे जब उसके गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ फजा को साकित कर गया। उसने बेयकीनी से अपने सामने खड़े अपने से 4 साल छोटी अजीज़त जान बहन को देखा जो उसके सामने खड़ी गहरे गहरे सांस लेती हाँफ रही थी। भाई आप होश में नहीं हैं, गुस्से में पागल हो चुके हैं आप। निकल जाए मेरे घर से, अपनी बीवी को भी ले जाएं और दोबारा यहाँ नहीं आइएगा। चले जाएं यहाँ से। वो अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके हलक के बल चिल्लाई तो मिशेल ने मशकूर नज़रों से उसे देखा जिसने उसकी दुनिया उजड़ने से बचा ली थी। अशर उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ घसीटता चला गया और राबिया बेगम जो इस 1 साल में उससे कोई बात नहीं करती थी, बस खामोश रहती थी, उस दिन उस पर चिल्लाई थी और उसके बाद से उनका जो दिल चाहता बेधड़क उसे बोल देती। और जब ये बात ज़्यादा सताती कि अनाया की वजह से उनके 2 बच्चे उनकी आंखों के नूर उनकी नज़रों से दूर हैं तो वो उस पर हाथ भी उठा देती थी, मगर ऐसा बहुत कम होता था। मिशेल जानती थी कि अशर ने हैदर को जो थप्पड़ मारा था वो उस थप्पड़ का बदला था जो उसकी लाडली और जान से प्यारी बहन ने उसके गाल पर मारा था, क्योंकि उसकी वजह वो हैदर को ही समझता था कि अगर वो बाहर नहीं जाता तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। वंस अगेन आई एम सॉरी बोथ ऑफ यू। वह एक बार फिर से दोनों की तरफ देख कर बोली तो वो दोनों यकजुबान होकर बोले, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? इसका दिमाग मैं खुद दुरुस्त कर लूँगा। उनके एक साथ बोलने पर वो एकदम से खिलखिलाकर हंस दी। उसकी खनखनाती हंसी पर वो पुरसुकून हो गया था।
जबकि वो आगे बढ़कर अशर के गले लगी तो उसने उसके सर पर प्यार दिया। मिशेल से मिलते उसने फराज साहब को पूछा। वो थोड़ी देर पहले घर गए हैं, सादिया बेगम ने जवाब दिया। माय गॉड, ये कितनी क्यूट है, क्या मैं इसको उठा लूँ? वो उसके गाल चूमती बोली। श्योर, मिशेल मुस्कुराकर बोली और उसने बच्ची को उसकी तरफ बढ़ाया। अरे अरे रुको, तुम गिरा दोगी इसको। सादिया बेगम जल्दी से आगे आई और उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। सादिया बेगम ने उसे उसकी गोद में दिया। अशर भी उसके साथ ही बैठ गया। जबकि हैदर बेड के साथ पड़ी चेयर पर बैठ गया तो सादिया भी कुर्सी की सीट कर बैठ गई। अनाया का पूरा ध्यान अपनी गोद में मौजूद नन्ही परी पर था। उसने इसको इसकी चीन को पकड़कर होले से हिलाया तो वो छोटी छोटी आंखें खोलकर पटर पटर उसे देखने लगी। अनाया उसे देखकर होले से हंसी। उसके गाल पर प्यार किया तो वो भी मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराने पर अनाया ने कहकहा लगाया। वो जो सादिया बेगम की बात का जवाब दे रहा था, उसके कहकहा लगाने पर रुख मोड़कर उसे देखा, जो हंसते हुए अशर से कुछ कह रही थी। फिर अचानक मिशेल से मुखातिब हुई। भाभी, नाम क्या रखेंगी इसका? मैंने सोचा नहीं, तुम बता दो क्या रखें। मिशेल मुस्कुराते हुए बोली तो अशर तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा कि नाम तो वो पहले ही डिसाइड कर चुके थे। श्योर? अनाया ने उसकी बात की तस्दीक चाही तो मिशेल ने इस बात में गर्दन हिलाई। ये बिल्कुल परियों जैसी है तो इसका नाम भी परियों जैसा होना चाहिए, जैसे परीजे। वो उसका चेहरा बगौर देखते पुरसोच अंदाज में बोली और आखिर में सवालिया नज़रों से अशर और मिशेल को देखा कि आया उन्हें ये नाम पसंद आया या नहीं। बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। सादिया बेगम के कहने पर अशर और मिशेल ने इस बात में सर हिलाया। तकरीबन 2 घंटे वहाँ रुककर दोनों वापसी के लिए निकलने लगे तो सादिया ने हैदर को पुकारा। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक रिक्वेस्ट करनी थी। मामी, आप रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करें। जाने कि उसे उनकी बात पर शर्मिंदगी हुई। अनाया इतने अरसे बाद आई है तो इसे 2-3 दिन के लिए हमारे पास छोड़ दोगे? वो बहुत आस भरे लहजे में उससे पूछ रही थी। नहीं मामा, मुझे नहीं रुकना। वो चाह कर भी उन्हें इनकार ना कर पाता। जब अनाया उनका हाथ थामती तेजी से नफ़ी में सर हिलाती बोली। मामी, आप लोग तो अभी खुद हॉस्पिटल में हैं। जब घर शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसे खुद ले आऊँगा। जितने दिन रहना चाहे आराम से रहे। और अभी घर पर भी नहीं बताया किसी को। जब हम निकले थे तो सब सो रहे थे, तो ऐसे में इसका रुकना मुनासिब नहीं है। उसके डर और खौफ भांपते उसने तफसील से जवाब दिया। हैदर, वो निकलने लगा जब मिशेल ने उसे आवाज़ देकर रोका। ये जो लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है ना, इसने तुम्हारी बहन की खुशियों की खातिर इस लड़की ने बहुत कुर्बानी दी है। इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देना। उसके कहने पर हैदर ने गर्दन घुमाकर अपने साथ खड़ी लड़की को देखकर आईब्रोज गई तो माँ और भाई की मौजूदगी में वो उसकी हरकत पर सटपटा गई। वो दोबारा से बाहर निकलने लगा। हैदर, आई एम सॉरी। बहन को मुतमिन और पुरसुकून देखकर अशर को उस पर जो भी गुस्सा था सब खत्म हो गया तो अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके माफ़ी मांगने पर हैदर ने उसे गले से लगा लिया। व्हाट हैपेंड? उसे बेचैन देखकर सीट बेल्ट बांधते सवाल किया। वो भाई ने आपको? अनाया, अशर मेरी बहन का शोहर है और मेरा कज़न भी है, इसलिए उसके किसी भी अमल के लिए तुम्हें मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। ओके? उसकी ज़रा तरफ रुख करके उसे नज़रों के हिसार में लिए नरमी से बोला तो उसने मुँह मुश्किल अपने होंठों को फैला के उसे देखा और विंडो से बाहर देखने लगी। उसकी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट पर उसने लब भींच लिए। फेक मुस्कुराहट की वजह पूछ सकता हूँ? गाड़ी पार्किंग से निकालते नजर रोड पर जमाए सपाट अंदाज में सवाल किया तो उसने झटके से उसकी तरफ देखा। फेक कैसे? अभी अंदर जब तुम हंस रही थी तो तुम्हारी हंसी बिल्कुल खालिस थी। सच्ची मुस्कुराहट तब थी तुम्हारे चेहरे पर, और अब ये ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट क्यों? वो रोड पर नजरें गारे बोला। हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमे थे। अनाया ने उसके हाथों को देखा तो नज़र उसके साफ शफाफ हाथों पर टिक सी गई। उसकी दाईं कलाई पर कीमती घड़ी थी। दूसरी कलाई में बैंड था जिस पर जाली हरूफ में हैदर लिखा था। बैंड की डोरियों को काफ़ी बल देकर बांधा हुआ था। शर्ट के कफ कोहनियों तक मोड़े हुए थे। अगर पुप्पो को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी। जब हम दोनों में से कोई भी उन्हें नहीं बताएगा तो उनको कैसे पता चलेगा? हमें बहुत देर हो गई है, अभी थोड़ी देर में फजर हो जाएगी और पुप्पो बहुत जल्दी उठ जाती हैं। तहज्जुद की अजान अगर हमारे घर जाने तक वो उठ गई हुई तो? उसने जवाब पेश किया। अनाया, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इनफैक्ट अब तक लहजे में कोई भी तुमसे कोई बात नहीं करेगा और मेरे घर पर मौजूदगी में तो बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी अभी 2 बजे हैं, मामा 3 बजे के बाद ही उठती हैं। उसने नरम लहजे में कहते आही में उसकी बात रद्द की कि वो घर से उसके मकीनों से इतना बेखबर भी नहीं था। उसकी वजाहत पर अनाया लब को चलती हाथ मरोड़ने लगी। अब अभी भी उसकी बेचैनी महसूस करके उसने आईब्रोज कहीं जैसे उसकी अगली वजाहत का मुंतज़िर हो। वो बिना कुछ कहे सर झुकागी। अब क्या बताती उसे कि इस बेचैनी की वजह वो खुद था। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था उसकी बेचैनी हद से सिवा होती जा रही थी। मौसम कितना अच्छा है ना बाहर? उसकी बेटों की बात पर वो हैरान हुआ। तो ये कि ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव और म्यूज़िक कितना अच्छा लगता है ना? अनाया ने उससे अपनी बात की तस्दीक करनी चाहिए। हैदर ने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल आहिस्ता करते रुख उसकी तरफ किया और जांचती नज़रों से देखने लगा।
اس کی جھجک اور گریز محسوس کر کے گاڑی میں اس کا دلکش کہا گونجا تھا۔ گاڑی نسبتاً لمبے راستے پر ڈال کر اسٹیریو آن کیا تو میوزک کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ خیریت پوچھو کبھی تو کیفیت پوچھو، تمہارے بن دیوانے کا کیا حال ہے؟ دل میرا دیکھو نہ میری حیثیت پوچھو، تیرے بن ایک دن جیسے 100 سال ہیں۔ انجام ہے طے میرا ہونا، تمہیں ہے میرا، جتنی بھی ہوں دوریاں فی الحال ہیں، یہ دوریاں فی الحال ہیں۔ ان لفظوں پر اس نے گہری نظروں سے عنایا کی طرف دیکھا تو اس کی دھڑکنیں مدھم پڑیں، ہتھیلیاں نم ہوئیں۔ خیریت پوچھو کبھی تو کیفیت پوچھو، تمہارے بن دیوانے کا کیا حال ہے؟ گاڑی اشارے پر رکھی تو اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو گجرے لیے کھڑا تھا۔ اشارے سے اسے بلایا، دل میرا دیکھو نہ میری حیثیت پوچھو، تیرے بن ایک دن جیسے 100 سال ہے۔ موتی اور گلاب کی خوشبو سے گاڑی مہک اٹھی۔ اس کے ہاتھ سے اس نے اپنی ہتھیلی عنایا کے سامنے پھیلائی تو اس نے کپکپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا۔ تمہاری تصویر کے سہارے موسم کئی گزارے، موسمی نہ سمجھو پر عاشقی کو ہمارے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنائے۔ نظروں کے سامنے میں آتا نہیں تمہارے، مگر رہتے ہو ہر پل منظر میں تم ہمارے۔ اگر عشق سے ہے ملا پھر درد سے کیا گلا، اس درد میں زندگی خوشحال ہے، یہ دوریاں فی الحال ہیں۔ اشارہ کھل گیا تھا، پیچھے کھڑی گاڑیاں ہارن دینے لگیں تو اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ عنایا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تو اس نے کوشش ترک کر دی اور ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ رات کی اس پہر بھی سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر باہر دیکھنے لگی۔ اسے اپنے ہاتھ پر سلکتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ اس نے غور کیا تو اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے انگوٹھے کی مدد سے کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ جی جان سے کپکپا اٹھی، پلکیں لرز کر عارضوں پر جھک گئی۔ بہت کوشش کرنے پر بھی اسے احساس ہوا کہ وہ مائی لو لکھ رہا ہے۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ محبت یہ تو جب ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، کب، کیوں، کس سے، کیسے، یہ سب سوال پھر بے معنی لگتے ہیں۔ ایک ایسا جذبہ جو انسان کی ہستی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور جو سچی محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، جیسے اس کی محبت اسے اللہ کے قریب لے گئی تھی۔ وہ جو نماز مشکل سے پڑھتی تھی اب اکثر تہجد بھی پڑھنے لگی تھی۔ وہ جو اللہ سے دعا بہت کم مانگتی تھی کہ اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اتنا کہ اسے کبھی مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جان چھڑکنے والی ماں، ہر ضرورت کہنے سے پوری کرنے والا باپ، لاڈ اٹھانے والا بھائی، پیار کرنے والے رشتے، سب کچھ تو تھا، کیا مانگتی؟ پھر اسے محبت کے سحر نے اپنے اندر جکڑا، حیدر کی محبت نے۔ وہ مغرور سا شہزادہ اسے اپنی پہنچ سے بہت دور لگتا تھا، تو اس نے اللہ سے اس کو مانگا اور اللہ نے اسے دے بھی دیا۔ پھر وہ چلا گیا، اسے چھوڑ کر کتنا روئی تھی وہ، کتنا تڑپی تھی۔ اس نے کتنے ہی شکوے کیے تھے اللہ سے، اور پپھو کے رویے سے وہ بہت دل برداشتہ ہوئی۔ وہ جو دونوں گھروں میں سب کی لاڈلی تھی، ہر وقت چہکتی رہتی تھی، مرجھا گئی۔ گھر میں کوئی زیادہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، تنہائی اور اکیلا پن اسے کاٹ کھانے کو درتا۔ وہ اللہ کے قریب ہوتی چلی گئی، کبھی اس سے شکوے بھی کرتی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ جس مقام پر اللہ سے شکوے کرتی رہی تھی، در حقیقت وہ مقام شکر تھا کہ اللہ اسے سب سے دور کر کے اپنے قریب لانا چاہتا تھا، اور اب اسے تاحیات اس کا شکر ادا کرنا تھا جس نے اسے خود سے قریب لا کر اس کی محبت کو بھی اسے سونپ دیا تھا، اور اب اسے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تھا۔ حیدر اپنے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا تو اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے سو چکی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا، کال پک کی۔ سلام دعا کے بعد دوسری جانب سے جو کہا گیا اسے سن کے اس نے لب بھینچ لیے۔ پیشانی کی رگیں تن گئی تھی۔ اس کو اٹھا لو، کسی کو شک نہ ہو، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اس نے کال کاٹی۔ عنایا، عنایا اٹھو۔ اس نے نرمی سے عنایا کا گال تھپتھپاتے اسے پکارا۔ تم اندر جاؤ، مجھے ایک ضروری کام ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ گھر کے سامنے روکتا وہ سنجیدگی سے بولا تو عنایا اسبات میں سر ہلا کر گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ سدرا، جاؤ حیدر کو بلا کر لاؤ۔ رابعہ بیگم نے جوس کا گلاس حارث صاحب کے سامنے رکھتے فرش پر پوچھا لگاتی ملازمہ کو کہا، جو جی اچھا کہتے چلی گئی۔ عنایا چائے کے کپ ٹرے میں سجائے لے کر آئی، باری باری سب کو دینے لگی۔ جب حارث صاحب نے شہیر کو مخاطب کیا، شہیر، کسی اچھے باورچی کا انتظام کرو جتنی جلدی ہو سکے۔ لاڈ صاحب کو پسند نہیں ہے کہ ان کی بیوی سے کام کروائیں، یہ نہ ہو کہیں تمہاری ماں اور تائی کے ہاتھ کے بدمزے کھانے کھانے پڑ جائیں۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں بیوی اور بھابھی پر طنز کیا تو وہ دونوں بدمزہ ہوئی۔ نوجوان پارٹی کے چہروں پر دبی دبی سی ہنسی پھیل گئی تھی۔ بی بی جی، صاحب دروازہ نہیں کھول رہے، میں نے بڑی دیر دروازہ نوک کیا ہے، آوازیں بھی دی ہیں پر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اچھا تم جاؤ، اس سے کہیں کہ حیدر کو اٹھا کر ناشتے پر بلائے۔ رابعہ بیگم نے پہلا جملہ ملازمہ سے کہتے دوسرا جملہ حارث صاحب سے کہا اور ایک اٹھتی سی نظر وانیہ پر ڈالی۔
वो घर पर नहीं है। अनाया सबकी नज़रें खुद पर महसूस करती गड़बड़ाई। कहाँ गया? राबिया बेगम ने तीखे अंदाज में सवाल किया तो हारिस साहब ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। पता नहीं, मुझे जब घर छोड़कर गए थे तो कह रहे थे कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आपको घर छोड़कर गया था, मतलब आप लोग कहीं गए थे? हारिस साहब ने सवाल किया तो उसने ज़बान दांतों तले दबाई। खुद को कोसा, इन सब को देखा जो सवालिया नज़रों से उसे ही देख रहे थे। अनाया ने पल भर को आंखें बंद करके दोबारा खोली। थूक निकल कर हलक को तर्क किया। जी। नज़र झुकाकर इस्बात में सर हिलाया। कहाँ गए थे? उसामा ने एक्साइटेड होते सवाल किया। इन सब की सवालिया नज़रों पर पुरशौक नज़रें उस पर जमी थी, जबकि सब बड़े संजीदगी से उसे देख रहे थे। उसे घबराहट और शर्मिंदगी ने वक्त आन गिरा। समझ नहीं आई कि सच बोले या झूठ। सच बोला और पुप्पो ने कोई मसला कर दिया तो हॉस्पिटल गए थे। उसने बोलने के लिए लब्बा किए ही थे जब अपनी पूछती आती गंभीर आवाज़ ने उसके अंदर सुकून की लहर दोहरा दी। उसने मुड़कर तशक्कुर भरी नज़रों से हैदर को देखा। उसने सर को हल्का सा खम देकर उसका शुक्रिया कबूल किया और कुर्सी की सीट पर बैठ गया। खैरियत, तबीयत तो ठीक है तुम दोनों की? हारिस साहब ने बारी बारी दोनों को देखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुशल की बेटी हुई है, उसको देखने गए थे। हैदर ने सुकून से अपनी प्लेट में सालन निकालते सबको बेसुकून कर दिया। पूरे डाइनिंग रूम में मोर्चा सन्नाटा छा गया। मिशेल आपी ठीक है और उनकी बेबी कैसी है? क्या आपके पास उसकी तस्वीर बनाई है आपने उसकी? उसामा सबसे पहले जोश में आया था और एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ लिए, जिस पर हैदर होले से मुस्कुरा के, उसकी भी तो बहन थी और ये बहन भाई का रिश्ता भी बहुत अजीब होता है, चाहे जितनी मर्जी दूरियां हो। पिक है मेरे पास, मगर तुम उसे जाकर भी देख सकते हो। रियली? वो हैरान हुआ। यस, बल्कि तुम सब जा सकते हो। बाबा मैं जाऊँ? उसने बाप से इजाज़त लेनी ज़रूरी समझी। हारिस के इस बात में सर हिलाने पर उसामा और हमदान दोनों नाश्ता छोड़कर दरवाजे की तरफ भागे। रुको, हम दोनों ने भी जाना है। समीन और रमीन भी नाश्ता वहीं छोड़कर उन दोनों के पीछे भागी। शहीर और हैदर ने एक दूसरे की तरफ देखा। शहीर ने गिनती गिननी शुरू की। अभी वो 3 पर पहुंचा था कि उसामा उल्टे कदमों वापस आया। एड्रेस तो बता दें, वो लोग किस हॉस्पिटल में हैं? तुम जाओ, मैं लोकेशन भेजता हूँ। उसने जेब से वो फ़ोन निकाला। रुको यार, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। हारिस साहब चाय का आखिरी घूंट भरते खड़े हुए। बाबा मुझे आपसे बात करनी है, वो संजीदगी से बोला तो हारिस साहब गहरा सांस खींचते वापस बैठ गई। राबिया बेगम अभी तक साकित थीं। समरा और उमर सब में खामोश तमाशाई बने बैठे थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि फराज हाउस के लोगों पर इस घर के आने पर पाबंदी क्यों है? टेबल पर रखे कप पर नज़र जमाए बिना उनको देखे सर्द अंदाज में सवाल किया। क्या ये सवाल तुमने अशर से किया था कि उसने तुम्हारी बहन के मेके आने पर पाबंदी क्यों लगाई? राबिया बेगम तीखे लहजे में बोली। वो टेबल पर कोहनियाँ टिकाकर थोड़ा सा आगे को झुका और राबिया बेगम की आंखों में देखकर सर्द लहजे में बोला, क्योंकि आपकी बेटी ड्रग्स लेने लगी थी। उसकी बात पर वहाँ मौजूद उन 5 ने हैरत और बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तुम झूठ बोल रही हो। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो सपाट अंदाज में बोला तो राबिया बेगम को लगा जैसे वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगी। हैदर प्लीज़। अनाया ने उसे टोका तो उसने फौरन गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो उसके साथ एक कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी की पुश्त पर दोनों हाथों से थामे खड़ी थी। तुम ये बात जानती थी, राइट? वो कुर्सी धकेल कर उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा तो वो नज़रें चुरा गई। मेरी बात का जवाब दो अनाया। जी। हैदर इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म कर दें प्लीज़, क्योंकि तकलीफ़ दे माजी को जितना छेड़ेंगे वो इतनी ही तकलीफ़ देगा। जो ज़ख्म मुंतमिल हो रहे हों उनको खरीदने से नए ज़ख्मों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो बेहतर नहीं है कि हम लोग क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ पर तवज्जो देने की बजाय अपने आज पर तवज्जो दें? वो बहुत नरमी से ठहर ठहर कर बोली तो इसका एक एक लफ्ज़ वहाँ मौजूद सभी अफराद को अपने दिल में उतरता महसूस हुआ। शहीर जो कब से वो मुश्किल चुप बैठा बोल उठा, हैदर मेरा ख्याल में भाभी ठीक कह रही हैं, हमें माजी पर बात करने के बजाय हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके अंदाज में कुछ तो ऐसा था कि हैदर चौंका, जबकि वो चलता हुआ उसके करीब आन रुका। यूं कि हैदर के दाएं जानिब अनाया खड़ी थी और बाएं जानिब शहीर। क्या मतलब? उसकी भूवें सुकड़ी तो शहीर हारिस साहब की तरफ पलटा। तायबा, आप इससे पूछते क्यों नहीं हैं कि ये जनाब सारी रात बाहर गुजार कर इस वक्त इतने फ्रेश से कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? उसने कमीनी से मुस्कुराहट लबों पर सजा कर कहा तो हैदर जल बुन गया और दिल ही दिल में उसे एक महज़ब से लफ्ज़ से पुकारा। तो अनाया ने गहरी दादी निगाह उसकी जानिब उठाई और ठटक की। कफ कोहनियों तक फोल्ड किए, एक कलाई में गड़ी, दूसरे में बैंड, बालों को सलीके से सेट किए। वो अपने मखसूस हुलिये में था। रात जब वो अनाया को छोड़कर गया था तो उसने स्काई ब्लू शर्ट पहनी थी और साथ में स्काई ब्लू कलर की जीन्स थी और इस वक्त उसने काली शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। अनाया एक नज़र उस पर डालकर बर्तन समेटने लगी। तुम लोगों का कोई बड़ा नहीं है? सब कुछ जानते बूझते तमाशाई बनकर सब कुछ देखते रहे।
पर मजाल है जो ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकाला हो। तुम लोगों की खामोशी का नतीजा दोनों बच्चियों ने भुगता है, इनके बड़ों ने भुगता है, जिन्होंने 3 साल अपनी बेटियों की शक्ल तक नहीं देखी। उमर साहब गुस्से से इन दोनों को घूरते हुए बोले, चाचू, मुझे खुद कुछ देर पहले पता चला है, और हमारे घर के बड़ों ने जो कुछ भी भुगता है इसमें उनकी अपनी गलती है। वो संजीदगी से बोला, क्या गलती है? उन्होंने आईब्रोज कही। इससे पहले कि उनकी बात पर वो कोई जवाब देता, राबिया बेगम की आवाज़ पर सब उनकी तरफ देखा, जिनका चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुका था। कपकपाती आवाज़ में बोली, आंसू गाल पर फिसल रहे थे। हैदर, मैंने अपनी आंखों से अशर को मशल पर हाथ उठाते देखा था। वो उससे बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा था, बल्कि चिल्ला रहा था उस पर। उसने उसे कमरे में बंद कर दिया था। मामा रिलैक्स, आप पानी पिए। हैदर तेज़ी से उनके पास आता उनके कदमों में बैठा। अनाया ने गिलास में पानी डालकर गिलास उनकी तरफ बढ़ाया, पर उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। हैदर, उस दिन उसने बिना बताए मिशेल से मिलने गई तो वो घर पर नहीं थी। मैं उसका इंतज़ार करने लगी। अशर घर आया तो उसने मिशेल का पूछा और फिर गुस्से से कहीं चला गया। वापस आया तो मिशेल उसके साथ थी। अशर ने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया और उसे अपने साथ घसीटते हुए कमरे में ले गया। उसके बाल खींचता उस पर चिल्लाने लगा। उसने मिशेल से कहा कि आइंदा घर से कदम बाहर निकाला तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, और आज से तुम अपनी माँ के घर में भी कदम नहीं रखोगी। हैदर ने खड़े होकर उनका सर अपने साथ लगाया और हौले हौले थपकने लगा, जैसे उन्हें पुरसकून करना चाह रहा हो, पर उन्हें बोलने से नहीं रोका। वो चाहता था कि इतने सालों से जो गुबार उनके अंदर जमा था वो आज बाहर निकाल दें। उसके बाद वो उसे बेड पर फेंकता, उसको रूम में लॉक करके दोबारा से कहीं चला गया। और वो चीखती रही, मेरी बच्ची चीखती रही। सादिया भाभी अनजान बन गई और ये अनाया ये अपने कमरे में छुप गई थी। वो रोती हुई बोली। उनके दिल में दर्द की लहर उठी। सब परेशान से उनके गिर्द जमा थे। जब अनाया हैदर ही के अंदाज में उनके कदमों में बैठी और दोनों हाथ उनके घुटनों पर रखे सर झुकाए अल्फाज तरतीब देने लगी। पुप्पो, उस दिन मशला पी घर पर यहाँ आने का बता कर गई थी, और वो इधर आने के बजाय अपनी दोस्त से मिलने चली गई, जिनसे वो ड्रग्स लेती थी। उस वक्त जब भाई उन्हें घर लेकर आए तब भी उन्होंने ड्रग्स लिए हुए थे। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि किसी से मिल सके। उसकी बात पर उन्होंने हैरत से उसे देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं। वो नाम आंखों से उसे देखती भीगे लहजे में बोली, माँ, ये अशर का ज़र्फ और उसकी मशल से मोहब्बत थी कि ना सिर्फ उसने मशल को कबूल किया, उसका इलाज करवाया, बल्कि ये बात हमें पता तक नहीं चलने दी कि मशल नशा करती है। हैदर नरमी से उन्हें देखता बोल रहा था, जबकि वो शर्मिंदगी की अमीर गहराइयों में डूबने लगी। समरा चाची सर हाथों में दिए बैठ गई। अशर ने सही मानों में रिश्तेदारी का हक अदा किया है, और हमने क्या किया? हैदर का सवाल किसी ताज़ियानी की तरह उन्हें लगा था। वो तरफ उठी थी। बस कर दो हैदर, बस करो, वरना मेरा दिल फट जाएगा। वो रोती बेबसी से बोली कि अनाया ने उनका हाथ पकड़कर होले से थपथपाया। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत से रिश्तों को निगल जाता है। बहुत से खूबसूरत लम्हे, बहुत से खूबसूरत रिश्ते उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। जैसे राबिया बेगम की एक गलतफहमी हुई, जिसे दूर करने की बजाय उन्होंने इस पर यकीन किया था, और उनकी एक गलतफहमी दो मोहब्बत करने वाले ख़ानदानों के दरमियान इतना फासला ले आई थी। इसलिए कोशिश करें गलतफहमियों को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए कि जब इन गलतफहमियों के बादल सर से छटते हैं तो पीछे बहुत से पछतावे और मलाल छोड़ जाते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान इन पछतावों को मिटाते खुद मिट जाता है, उसकी हस्ती फना हो जाती है, मगर पीछे रह जाने वाला मलाल फिर भी ख़त्म नहीं होता। अनाया, मेरी बच्ची। राबिया बेगम ने उसको अपने गले लगाया तो उसकी आंखें नम हो गई। अनाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती करती रही हूँ। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े तो वो नफ़ी में सर हिलाकर उनके हाथ थाम कर चूम लिए। पुप्पो, आप माफ़ी नहीं मांगी प्लीज़। मैंने तो आपके बेटे को भी माफ़ कर दिया है। आप तो मेरी पुप्पो हैं, मेरी आइडियल पुप्पो थी आप। मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। वो उन्हें गले लगाकर मुस्कुराती हुई बोली तो हैदर ने आईब्रो उचकाई, जैसे कह रहा हो कि वाकई नहीं, तुम इसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना। जो कुछ भी हुआ है इसी की वजह से हुआ है, इसकी ज़िद और हठधर्मी की वजह से हुआ। उनकी बात पर हैदर का मुंह खुल गया। तुमने इससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। ये जो अब तुमसे मोहब्बत का दावादार है, ये कहता था कि तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। कितनी कस्में वादे देकर इतनी मुश्किल से शादी के लिए राज़ी किया था मैंने इसको। इसके बावजूद इतने नखरे किए थे, फिर घर से भाग गया, भगोरा कहीं का। उनकी बात पर अनाया ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोककर फर्माबरदारी से इस बात में सर हिलाया। हैदर की शक्ल देखकर शहीर और हारिस साहब ने अपनी हंसी जब्त की। अनाया ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट चैलेंजिंग थी, जैसे कह रही हो कि अब मुझे मना कर दिखाओ। हैदर ने हल्का सा सर खम करके जैसे उसका चैलेंज कबूल किया और उसे कमरे में आने का इशारा करके सबसे एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया। वो उसे इग्नोर करती राबिया और समरा से बातें करने लगी कि अब गलतफहमी के बादल छटे थे तो सब कुछ बहुत रोशन और पुरसुकून था। वो जब कमरे में आई तो हैदर पाँव लटकाए बेड पर लेटा हुआ था। शायद उसका इंतजार करते सो चुका था। उसे इस तरह से देखकर अनाया के दिल ने एक बीट मिस की। वो बिना आवाज़ के आगे बढ़ी
اس کے پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کیا۔ وہ مشکل اس کی ٹانگوں کو بیڈ پر رکھا، اس کو چادر اڑا کر وہ دبے قدموں ہی واپس پلٹنے لگی۔ جب حیدر نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو اس رفتار پر وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی، بال جوڑے سے کھل کر چہرے کے گرد حصار قائم کر کے۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا تو اس نے گرد حصار باندھ کر اسے روک دیا۔ وہ جب کمرے میں یہ تھوڑا سا ریپیٹ ہوئے۔ حیدر پلیز۔ منتشر دھڑکنیں، لرزتی پلکیں، سرخ چہرے، کپ کپاتے لب۔ وہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے دیکھتا رہا، جبکہ وہ اس کی اس حد تک قربت کو محسوس کرتی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بے حال ہو رہی تھی۔ اتنی دیر لگا کر کیوں آئی ہو؟ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے استفسار کیا۔ تو آپ مجھے اس طرح سزا دیں گے؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ ہرگز نہیں۔ حیدر نے جھک کر اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کو چھوا تو اس کا وجود لرز اٹھا۔ اس نے فوراً نظر جھکائی اور ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ بیوی کو منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مان گئی، میں تو کل ہی مان گئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں ناراض ہوں؟ بلکہ میں تو کبھی آپ سے ناراض تھی ہی نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ اس کی بات اور انداز پر حیدر کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا، نیند کی خماری لیے سرخ آنکھیں۔ اس کی نظروں کا پیغام پڑھ کر حیدر نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ پھرتی سے اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ حیدر چلتا ہوا اس کے قریب آیا، ڈریسنگ کی دراز سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکال کر اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا اور اس میں سے ایک خوبصورت سی چین نکالی جس میں ایک چھوٹا سا ہارٹ شیپ پینڈنٹ تھا۔ اس کے اندر ایج لکھا ہوا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز فکس تھے۔ میں آئی، اس نے اجازت چاہی۔ عنایا نے پلکیں جھکا دی تو وہ مسکرا کر چین اسے پہنانے لگا۔ اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ حیدر نے اسے چین پہنا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کی بند آنکھیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ عنایا، اس کے بال کان کے پیچھے رستے اسے پکارا تو اس نے پلکوں کی بار اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کچھ پوچھو گی نہیں کہ رات میں کہاں تھا؟ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ کیوں؟ کیا پوچھنا چاہیے؟ ہونٹ چباتے آئی برو اچکا کر سوال کیا۔ بالکل پوچھنا چاہیے، بیوی ہو تم میری، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر کس وقت کہاں موجود ہے۔ اس کو کندھوں سے تھامتے اسے اپنے سامنے کیا۔ تو پھر آپ خود بتا دیا کرنا تاکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ عنایا نے برجستہ جواب دیا۔ تو یعنی تم خود نہیں پوچھو گی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کبھی بھی آپ سے آپ کے کسی بھی عمل کی وضاحت نہیں مانگوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا اعتماد کرتے ہیں آپ مجھ پر۔ مطلب تم مستقبل میں ایک مشکل بیوی ثابت ہوگی، وہ ہولے سے ہنس کر بولا۔ کچھ دیر خاموشی سے عنایا کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو وہاں ایک ریسٹورینٹ میں جاب کرتا تھا کیونکہ اس وقت وہ جاب اس کی ضرورت تھی۔ وہاں پر حیدر کا ایک کولیگ تھا جو کہ در حقیقت ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا، کسی مشن کے سلسلے میں وہاں پر آیا تھا۔ ایک رات حیدر کسی کام سے ریسٹورینٹ کے پچھلے حصے کی طرف گیا جو اسٹور روم کی طرح استعمال ہوتا تھا۔ وہاں پر اس کو وہ لڑکا شدید زخمی حالت میں ملا۔ وہاں کی ایجنسیز کو اس کا پتہ چل گیا تھا، اس پر حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ حیدر نے اسے ہاسپٹل لے جانا چاہا تو اس نے صاف منع کر دیا ہاسپٹل جانے سے۔ تو انسانیت کے ناطے حیدر اس کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے گیا اور جو کچھ بھی وہ اس کے لیے کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اسی ہفتے کے اندر وہ حیدر کو اس کے اپارٹمنٹ سے ایک خفیہ جگہ لے گیا تھا۔ ایجنسی والے اس ایجنٹ کی تلاش میں اپارٹمنٹ تک پہنچ گئے تھے اور جب وہ لوگ اپارٹمنٹ تک پہنچ گئے تو حیدر تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ اس ایجنٹ نے اور اس کے ایک ساتھی نے حیدر کو ٹریننگ دی کہ اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے حیدر کو اپنے ساتھ شامل کرنا ضروری تھا۔ اس طرح حیدر ایجنسی والوں کے لیے کام کرنے لگا جس کا شہر کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ اس دوران وہ 2-3 مرتبہ پاکستان آیا تھا۔ رات کو بھی اسی کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ کام کے دوران کپڑے گندے ہو گئے تھے اس لیے چینج کر کے آیا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اسے ساری بات بتاتا چلا گیا، صرف پاکستان آنے والی بات چھپا گیا تھا۔ عنایا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تو وہ تھوڑا حیران ہوا۔ حیدر، میں پچھلے 3 سال سے آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے گھر اور روم میں موجود ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے اتنی بے خبر رہی ہوں گی؟ اس نے آئی برو اچکا کر سوال کیا تو حیدر ہنس دیا۔ یعنی میری جاسوسی کرتی رہی ہو؟ حیدر کی بات پر وہ کھلکھلا دی۔ حیدر نے اس کی کمر میں بازو حمائل کیے اور تھوڑا سا جھکا جس پر وہ بکھلاتی تیزی سے خود کو چھڑوا کر دور ہٹی۔ اس کی پھرتی پر حیدر کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لے آیا اور اس کی پوچھ اپنی کمر سے لگائی، اس کے کندھوں پر تھوڑی ٹکائے دونوں کا عکس شیشے میں دیکھنے لگا۔ تم کتنے خوبصورت دل کی مالک ہو عنایا، اور میں اس خوبصورت دل والی لڑکی کے عشق میں تا حیات قید ہونا چاہتا ہوں۔ نگاہیں اس کے لبوں پر جمائے آنکھوں میں خماری لیے بولا تو اس حد تک نزدیکی پر عنایا کی جان ہوا ہوئی۔ وہ پھپھو کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ
कि भाभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है तो वो लोग सब बाबा के घर जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊँ? अपनी पागल होती धड़कनों के शोर से घबराते बेरब्तगी से बोलकर उसने फरार की राह निकाली। वापस कब आओगी? गहरा सांस भरकर सवाल किया। उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। कुछ दिन रुकूंगी, आपको कॉल कर दूंगी जब आना हुआ। वो उसकी नज़रों की तपिश से घबराती वहां से भागने को पड़ तोड़ने लगी। हैदर ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। अनाया ने कदम पीछे लिए तो वो पीछे ड्रेसिंग से टकरा गई। हैदर मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ ड्रेसिंग पर रखकर उसके फरार की राह मसदूद की। थोड़ा सा झुककर उसकी पेशानी को छूते कान के करीब सरगोशी की। कब तक भागोगी? जब तक भाग सकी। वो झुककर उसके बाजू के हिसार से निकलती खिलखिलाकर बोली और तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। हैदर पहले तो उसकी बात और हरकत पर हैरान हुआ और फिर कमरे की फिजा में उसका जिंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा था। सी यू सून माई लेडी। हंसता हुआ जेर लब सरगोशी करता वो मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज करने लगा, जिसका उसे इसी वक्त जवाब मौसूल हुआ, जिसे पढ़कर उसकी कुशादा पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। हैदर ने यूएसए में भी इन लोगों के साथ एक मिशन किया था और जब पाकिस्तान आया तो उसे एक नया मिशन असाइन कर दिया गया था, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक गैंग को पकड़ना था। जब इन लोगों ने इस मिशन पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि ये एक गैंग है जिसने अपना नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैलाया हुआ था। ये लोग यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल और कॉलेजेस में कुछ स्टूडेंट्स के सीक्रेट अफेयर पकड़कर या फिर उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते। अपनी जान और इज्जत बचाने की खातिर वो दूसरे बच्चों को भी इस दलदल में घसीटते चले जाते। पुलिस जब रेड डालती तो इन स्टूडेंट्स को जाती और वो लोग पहले से ही ज़्यादा मुख्तात हो जाते और कुछ अरसे बाद वो लोग इन बच्चों को रिहा करवा लेते। तो इनमें से कुछ बच्चे बदनामी की ज़िंदगी गुजारते, उनसे उनकी आज़ादी छीन ली जाती, उनकी सारी ज़िंदगी रोते सिसकते गुजरती। चंद एक इतनी बदनामी के बाद या तो खुदकुशी कर लेते या फिर एक इस गैंग में शामिल हो जाते। लेकिन जो असल मुजरिम थे वो यूं ही आज़ाद घूमते इस घिनौने काम को मज़ीद फैलाते जा रहे थे। उसने जेलों में अभी तक मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की तस्वीरें मंगवाई थीं, जिसमें मिशेल की दोस्त रदाबा की तस्वीर उसे भेजी गई थी और उसे शक गुजरा था कि हो ना हो इसके घर में जो कुछ भी हुआ इसके पीछे इसी लड़की का हाथ है। उसने हवा में तीर छोड़ा था जो बिल्कुल निशाने पर लगा। अनाया का रिएक्शन और शहीर के तासुरात उसे ये बताने के लिए काफ़ी थे कि उसका शक बिल्कुल दुरुस्त था। हैदर 6 माह पहले पाकिस्तान आया था और साथ ही एक नया मिशन मिल गया तो उसने इस मिशन को मुकम्मल करने के बाद ही घर जाने का इरादा किया। वो पिछले 6 माह से इस मिशन पर काम कर रहा था। इस दौरान वो ज़्यादातर कराची में रहा था। उनका मिशन अब आखिरी मराहिल में था कि अब उन्हें इस गैंग के सरबराहों का सर गिरफ्त में लेकर उसे कुचलना था कि 6 महीने में वो इन्हीं में रहकर उन्हें की जड़ें खोखली कर चुका था। अब वो एक बार से उन्हें तबाह कर सकता था। उस दिन उसकी इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी। किसी ख्याल के तहत उसने शहीर को मैसेज किया कि वो उसको लेने एयरपोर्ट पर आ जाए, कि वो एक बार घर में सबसे मिलना चाहता था, ख़ासकर उससे। उसने दिल में दुआ की थी कि वो उसे देखते नफरत का इजहार करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था और वो नहीं चाहता था कि वो अपने पीछे किसी को उम्र भर का रोग दे जाए। वो शायद ये बात भूल गया था कि जिस रोग से वो उसे बचाना चाह रहा था वही रोग वो उसे 3 साल पहले से दे गया था। वो नहीं जानता था जो वो चाहता है अगर वो सच हो जाता तो क्या होता, कि मोहब्बत की निगाहों में नफरत देखना किस कदर तकलीफ दे होता है, जिस्म से रूह खींचती हुई महसूस होती है। वो इंतहाई खुशकिस्मत था कि उसके रब ने उसकी चाहत पर कुन नहीं कहा था और उसकी मोहब्बत का दिल इतना नर्म और खूबसूरत बनाया था कि उसके लिए रब का जितना शुक्र अदा करता कम था। ब्लैक 2 पीस और वाइट शर्ट जेबतन किए वो नक्सक सा तैयार खुद पे बेदरेक परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। जब दरवाज़ा खोलकर शहीर अंदर दाखिल हुआ। ओ भाई, खैर है, इतना तैयार होकर जा रहा है, अपने वलीमे में जाने की तैयारी है? शहीर ने उसे सर तपाऊं घूरते हुए तंज किया और उसके हाथ से परफ्यूम झपट कर खुद पर छिड़का। वलीमे पर तो नहीं, पर शादी के बाद पहली दफ़ा ससुराल जाने लगा हूँ। वो उसकी हरकत को इग्नोर करता बालों में हाथ फेर कर मुस्कुरा कर बोला, हाँ, ये मुँह और मसूर की दाल। ससुराल में किसी ने तुम्हें घास तो डाली नहीं है, ऐसे ही धुला बनकर जा रही हो। शहीर उसकी मुस्कुराहट पर जल कर बोला, बेटा तू जलता रह, जल जल कर इतना काला हो गया है कि तुझे कोई घास ही नहीं डालती, तू अपनी भड़ास दूसरों पर निकालता है। हैदर ने उसे चिढ़ाया। शहीर ने हाथ में पकड़ी परफ्यूम की बोतल से उसके सर का निशाना लिया, जिसे उसने सहूलत से कैच करके उसी परफ्यूम की बोतल से शहीर के मुंह का निशाना लिया तो वो तेज़ी से पीछे हटा। कांच की बोतल दीवार पर लगकर ज़मीन बोस हुई। उसकी किचियाँ दूर दूर तक बिखर गई। पूरे कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैल गई। डैश इंसान, तुम्हारी वजह से मेरा इतना महंगा परफ्यूम टूट गया। हैदर ने उसे घुरका। तो क्या तुम ये समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कैच कैच खेलने आया हूँ? शहीर ने उसे आंखें दिखाई तो जवाबन हैदर ने भी उसे घूरा। तो फिर क्या लेने आए थे? एक काम था तुमसे, अब तुम्हारे साथ रोमांटिक गुफ्तगू करने से तो रहा। उसने मुंह बनाया तो हैदर झटके से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी बकवास पर एक पंच उसके मुंह पर मारा। शहीन फौरन नीचे को झुका तो हैदर का हाथ जोरदार अंदाज में दीवार से जा टकराया तो वो कराह उठा।
शहीर ने जेबों में हाथ उलझ कर मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, अगर तुम फौजी है तो मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। उसकी बात अभी मुंह में थी कि हैदर ने अपने पाँव से एक जोरदार किक उसके घुटने पर मारी। वो घुटने के बल नीचे गिरा। हैदर ने उसके बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर को उठाया। बेटे, पुलिस जितनी मर्जी शार्प और स्ट्रांग हो जाए, एक फौजी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। ऐसी भी बात नहीं है। अब शहीर सीधा होता नॉर्मल अंदाज में बोला। वो हमेशा से ऐसे प्यार के छोटे मोटे अमली मजाक करते रहते थे कि ये कुछ उन दोनों की फील्ड का असर था और कुछ बचपन से बनी आदत। खैर, मैं तुझसे पूछने आया था कि भाभी आज वापस आएंगी या वहीं रुकेंगी। शहीर के सवाल पर उसने ठंडी आह भरी कि उसने हैदर की दुखती रग पर हाथ रखा था। राबे बेगम ने उस दिन हॉस्पिटल में ही उन सबसे माफ़ी मांगी तो उन सब ने खंदा पुशानी से सबको माफ़ कर दिया। फराज साहब उसी दिन आकर अनाया को अपने साथ ले गए थे और सितम यह कि फ़ोन पर 2-4 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं कर रही थी। हैदर जब भी उससे आने का पूछता वो टाल देती। तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब घर वाले जा चुके हैं। अगर भाभी ने वापस नहीं आना तो तुम मेरे साथ चलो, मैं बस निकलने लगा हूँ। उसने ऑफ़र की, जिसे हैदर ने रद्द कर दिया तो शहीर सर हिलाता रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद हैदर ने अपना कोट उतार कर बाजू पर डाला, शर्ट के कफ फोल्ड करके गाड़ी का डायल सीधा किया और फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाता निकलने लगा कि एक ख्याल के तहत उसने फ़ोन उठाया। अनाया का नंबर डायल किया। हस्बे तवक्का उसने कॉल नहीं उठाई थी। वो सर झटक कर रूम की लाइट ऑफ करता बाहर निकल गया तो उसके फ़ोन पर मैसेज भी पड़ी। जी, मुख्तसर मैसेज, आज घर आओगी? हैदर ने फ़ौरन टाइप करके उसे मैसेज सेंड किया। इरादा तो नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर डालते उसने उसका मैसेज पढ़ा। इरादे को छोड़ो, दिल का बताओ, दिल क्या चाहता है? एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते मैसेज टाइप किया। दूसरी तरफ उसका मैसेज पढ़कर अनाया की धड़कनें थमी और गाल दहक उठे। दिल की बात सुनना छोड़ दी है मैंने। काफ़ी देर बाद उसने धक धक करते दिल से मैसेज टाइप करके भेजा, जिसे पढ़कर हैदर की मुस्कुराहट गहरी हुई। तो मेरे दिल की सुन लो। उसने मैसेज सेंड करके फ़ोन जेब में रखा। जानता था कि अब जवाब नहीं आएगा। अनाया हैदर से बात कर रही थी। मिशेल ने बगौर उसके चेहरे पर फैले रंगों को देखा। जी नहीं, मेरा मतलब आपको कैसे पता? मिशेल के अचानक सवाल करने पर वो बुखला गई तो मिशेल हंसी। क्या हुआ? वो तुम्हारा ही है, इतना घबरा क्यों रही हो? मिशेल हंस पड़ी। घबरा तो नहीं रही, आपको कैसे पता? उसने अपना सवाल दोहराया। तुम्हारे चेहरे पर फैले हुए रंग बता रहे हैं कि किससे बात कर रही हो। मिशेल की बात पर अनाया ने गर्दन मोड़कर दाएं जाने मौजूद शीशे में अपना चेहरा देखा जो सुर्ख हो रहा था। वो शर्मिंदा से सर झुका गई तो मिशेल हंसने लगी और उसे अपने पास बुलाया। वो अपने पैरों तक आती मैक्सी संभालती सोफे से उठकर बेड तक और मिशेल और प्रीजे को उठाकर मिशेल के करीब बैठ गई। अनाया, तुमने घर कब जाना है? मिशेल की नज़रें उसके चेहरे पर जमी थी। मामा कह रही हैं कि ये पूरा मंथ मैं उनके पास रुकूं और मैं भी यही सोच रही थी कि कम से कम एक माह तो यहीं रहूंगी। वो प्रीजे के गालों को छूती आहिस्तगी से बोली। अनाया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए? मिशेल की बात पर अनाया ने सर उठाकर उसे देखा तो उसने जल्दी से अपनी बात की वजाहत दी। देखो अनाया, मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना। बड़ी बहन बनकर एक मशवरा दे रही हूँ। तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने रिश्ते को समझो और उसे वक्त दो। अनाया सर झुकाकर उसकी बात सुनने लगी। अब क्या बताती उसे कि उसको वक्त देने से ही तो डर कर यहाँ छुपी बैठी है। अनाया, तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उसके पूछने पर अनाया ने अस्पात में सर हिलाया। अभी वो लोग आने वाले ही होंगे और तुम कब से ऐसे सर झाड़ मुँह फाड़ हुलिये में फिर रही हो? तैयार भी नहीं हुई। ऐमन को बुलाती हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देगी। मिशेल ने उसे झिड़का तो वो खाइफ हुई। भाभी, मैं तैयार तो हूँ, अब अगर इससे ज़्यादा कुछ भी किया तो इतनी ओवर लगूंगी क्योंकि सब हल्का फुल्का तैयार होकर आए हैं। मैं कितनी अजीब लगूंगी। उसने खुद पर एक नज़र डाली। उसने गहरे सब्ज रंग की पैरों को छूती मैक्सी जेब तन की हुई थी। बालों की चोटी बनाए दाएं कांधे पर रखे हुए थे। हल्का सा ग्लोव और मुस्कारा लगाए वो खुद को तैयार ही लगी थी। अनाया, तुम सबको छोड़ो, खुद को इसके लिए सजाओ। अब वो सबके बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो। तुम पहले ही दूसरों की खातिर खुद को बहुत तकलीफ दे चुकी हो, जिनमें सरफहरिस्त मैं हूँ। मिशेल का हाथ थामे नम आंखों से बोली। तभी ऐमन ने सबके आने की इतला दी तो मिशेल ने अनाया को तैयार होने भेज दिया। रात गहरी होती जा रही थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारी कर रहे थे पर वो नहीं आया था। अब वो इसका इंतज़ार करके थक चुकी थी। उसे लगा कि वो उससे नाराज़ हो चुका है और अब नहीं आएगा। वो बज़ाहिर सबसे हंस बोल रही थी मगर उसका दिल बार बार भरा था। नज़रें दरवाजे पर जमी थी जब सहर चची उसके पास आई। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो उसका सरतपा जायज़ा लेते हुए बोली। शुक्रिया। वो मुस्कुराती दिल में कसक जागी। जिसके लिए इतनी प्यारी लग रही है वही ना आया तो? अनाया, हैदर नहीं आया? उन्होंने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। वो जो पहले ही आंसू छुपाने में हलकान हो रही थी उसकी आंखों में नमी तैर गई। जी, वो कुछ मसरूफ़ थे, अभी आने वाले होंगे। वो बदिक्कत मुस्कुराई।
लो भला, ऐसी भी क्या मसरूफियत होगी। वैसे अब तो मुझे वो सब बातें सच लगने लगी हैं जो तुम्हारी शादी के बाद से सुनती आ रही हूँ। अल्लाह जाने तुम अब तक इस घर में कैसे रह रही हो। वह मुंह बनाकर बोली तो अनाया चौंकी। चची, क्या कह रही हैं आप? मैं समझी नहीं, क्या सुनती रही हैं आप? भाई यही कि वो तुम्हारी शादी की रात तलाक देकर चला गया था और अब वापस आया है, तो अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रही हैं आप। वो उनकी बात काटती तड़प कर बोली। फिर उनके मजीद कुछ भी कहने से पहले बिना कुछ कहे तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करके दीवार से टेक लगाकर रोने लगी। सहर चची की बात सुनकर उसकी रूह तक फड़फड़ा उठी थी। उसे भी एहसास हुआ कि अगर ऐसा हकीकत में हुआ तो उसकी रूह जिस्म का साथ छोड़ देगी। वो बेड पर ढह गई। उसे उसकी टांगें लटक रही थीं। वो नज़रें छत पर जमी थीं। आंसू टप टप बह रहे थे। उसने अपने आंसू साफ किए और फ़ोन उठाया। उसका नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। आप आए क्यों नहीं? वो सलाम दुआ के बगैर बोली। तुमने बुलाया ही नहीं तो क्यों आता मैं? संजीदगी से सवाल किया। अब बुला रही हूँ, आ जाएं। फ़ौरन जवाब आया, भीगा हुआ नम लहजा। हैदर के दिल को कुछ हुआ। मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर जब आपको मेरे साथ आना ही नहीं तो मेरे आने का फ़ायदा? मैं चलूँगी, मैं आपके साथ घर चलूँगी, बस आप अभी आ जाएं प्लीज़। एक हाथ से आंसू साफ करती इल्तिजाइया अंदाज में बोली। ओके, आ गया। तुम नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हैदर की बात पर वो झटके से उठ बैठी और कॉल काट कर तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। हैदर घर के करीब था जब उसे एक बंदे की लोकेशन भेजी गई थी जो इनके टारगेट का अहम हिस्सा था। उसे पकड़ना बहुत अहम था। इस सब से जब वो फारिग होकर यहाँ आते आते उसको काफ़ी देर हो गई। उसका ख्याल था सब लोग जा चुके होंगे, मगर उसने घर में कदम रखा तो पूरे घर में एक गहमा गहमी फैली हुई थी। ड्राइंग रूम के 2 दरवाजे थे। एक घर के बैरूनी हिस्से की तरफ खुलता था और एक अंदरूनी तरफ। ड्राइंग रूम में तमाम मर्द हजरात जमा थे, जिनमें से कई जाने की तैयारी में नजर आ रहे थे, तो वो सीधा उधर ही चला गया। वो सबसे मिल रहा था जब अनाया की आवाज़ पर चौंक गया। सहर की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसके लब भींच गई, पेशाने की रगें तन गई। वो ड्राइंग रूम से बाहर निकला। सीढ़ियों पर उसे अनाया की पुरुष की एक झलक नजर आई। हैदर की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। अनाया के जाने के बाद तमाम खुतबात दिल में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। सहर जो अनाया को ऊपर ज़्यादा देखकर मुंह बनाकर पलटी थी, हैदर की आवाज़ पर करंट खाकर उसे देखा। आप सब लोगों को हमारे रिश्ते पर इतने डाउट्स क्यों हैं? उसने जेबों में हाथ डाले, सर्द लहजे में शोला गलती नज़रों से उन्हें देखकर इस्तफसार किया। नहीं, कोई डाउट्स नहीं है। सहर ज़बरदस्ती लोगों को फैलाती वो मुश्किल बोली। यूएस जाना मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो इसी सिलसिले में मैं अब्रॉड गया था। और जब मेरी बीवी को इस पर कोई एतराज़ नहीं तो किसी दूसरे तीसरे शख्स को क्या हक पहुंचता है कि वो हमारे मामले में अपनी क्या सराहियाँ पेश करे? वो अपने सबका अंदाज में बोला तो सहर शर्मिंदा हुई। अरे हैदर बेटा, आप कब आए? सादिया बेगम माहौल की कशीदगी कम करने को उससे मुखातिब किया। हैदर सबको मुश्तरका सलाम करके सादिया बेगम की जानिब मतवज्जा हुआ। मामी, मैं अनाया को देख लूँ? वो हर्ट हो गई है शायद, उसने इजाज़त तलब के अंदाज में पूछा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। अभी दूसरी सीढ़ी पर ही था जब उसके हाथ में थमा फ़ोन बजने लगा। नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कॉल बंद करते ही उसे वो मैरून रंग की सादा मगर खूबसूरत पैरों को छूती मैक्सी को दोनों हाथों से संभालती सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। उसने बालों का खूबसूरत स्टाइल बनाकर मोतियों के फूलों से उसने सजाया हुआ था। नफीस से जेवरात पहनकर अपने खूबसूरत से नकोश को मेकअप की मदद से मजीद खूबसूरत बनाए वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हैदर महफूज सा यकटक उसे देखे गया। उसका उठता एक कदम उसे अपने दिल पर महसूस हो रहा था। किसी की खुद पर जमी नज़रों को महसूस करके उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा और ये नज़रें उठाकर देखना मुकाबल पर गज़ब ढा गया था। हैदर 2 सीढ़ियों पर आया और अपनी हथेली उसके सामने फैलाई, जिसे उसने झिझकते हुए थाम लिया। सब लोगों की मौजूदगी में इस बरफ्तगी उल्टाती नज़रें खुद पर महसूस करती वो सुर्ख पड़ गई। वो लोग साथ में इतने खूबसूरत लग रहे थे कि हर देखने वाले ने बेसाख्ता माशाल्लाह पढ़ा और जलने वाले मजीद जलकर राख हुए। लोग हमसे जलते हैं इस बात से क्यों इतना ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। किसी ने म्यूज़िक प्ले किया तो उन दोनों ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की नज़रें लम्हे के लिए मिली थी और अनाया नज़रें झुका गई। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी एक एक करके फूल बालों से निकाल रही थी जब हैदर ने उसके गिर्द बाजू लपेटते उसे अपने हिसार में लिया। उसके बालों की खुशबू को गहरा सांस लेकर अपने अंदर उतारा। अनाया के हाथ कब कुपाए पलके लरस कर आरज़ुओं पर झुक गई। दिल एक अजब लय पे धड़कने लगा। अनाया, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एंड आई एम वेरी लकी डेट ऑल योर ब्यूटी इज़ ओनली फॉर मी। यू आर द रिवॉर्ड ऑफ माई गुडनेस। हैदर ने दोनों का अक्स शीशे में देखते हुए झुककर उसके कान में सरगोशी की और उसके कंधे से बाल हटाकर एक पुरशिद्दत लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ा। अनाया की जान हवा हुई। वो उसके हिसार में पलटी और उसके सीने में छुप गई। हैदर होले से हंसा। उसे खुद से अलग करना चाहा तो उसने उसकी शर्ट मजबूती से मुट्ठियों में दबोच लिया। अरे यार, ये तो गलत बात है ना, इतना सच संवर कर अब छुप रही हो, तारीफ तो करने दो।
نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھولی سانسوں سے بولی تو حیدر نے اپنا چہرہ تھوڑا سا جھکا کر اس کے سر کو دیکھا۔ اچھا چلو میری طرف دیکھو تو۔ نہیں، اس نے اسی طرح اس کے سینے پر رکھے سر کو دائیں بائیں جمش دی۔ یہ تو زیادتی کر رہی ہو میرے ساتھ، پہلے اتنے دن اپنے میکے رہ کر آئی ہو، اب خود کو دیکھنے پر بھی پابندی لگا رہی ہو۔ وہ مظلومیت سے بولا۔ آپ صرف دیکھتے نہیں ہیں، وہ جھجک کر بولی۔ حیدر نے کہا لگایا۔ اور کیا کرتا ہوں؟ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ انایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا سنو تو، حیدر نے مسکرا کر اسے دوبارہ پکارا، مگر وہ اسی طرح کھڑی رہی تو حیدر نے اس کے گرفت مضبوط کی اور اس کے سر پر تھوڑی ٹکائی آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرنے لگا۔ یوں ہی کھڑے جانے کتنے لمحے گزرے تھے کہ وہ کسمسائی تو حیدر نے اس کے کندھے سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر سرگوشی نوا آواز میں پوچھا۔ آپ تنگ کرتے ہیں مجھے اپنی باتوں سے، اور وہ بولتے بولتے رکی اور لب کو تڑنے لگی۔ اور اس کی نظریں انایا کے لبوں پر جمی تھیں۔ اس کی نظروں کا مرکز محسوس کر کے اس نے جلدی سے لب بھینچ کر دانتوں تلے دبا کر اس کی نظروں سے بچانا چاہا۔ حیدر نے انگوٹھے کی مدد سے اس کے لبوں کو دانتوں کی گرفت سے آزاد کروایا۔ وہ پیچھے ہٹا تو انایا تیزی سے رخ موڑ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ حیدر الماری کی طرف بڑھ گیا تو وہ سکھ کا سانس لیتی تیزی سے بیڈ کی طرف بھری، تیزی سے اپنے سینڈلز کے اسٹریپس کھولنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ جب حیدر کو بیڈ کی طرف آتا دیکھ کر اس کا حلق خوش ہوا۔ حیدر کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی پازیب تھی۔ پہناؤں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو وہ بکھلا گئی۔ میں خود پہن لیتی ہوں، میں پہنا دیتا ہوں۔ حیدر نے اس کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے تیزی سے ٹانگیں سمیٹی اور اپنے پاؤں میکسی میں چھپا لیے۔ حیدر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میں پازیب نہیں پہنتی تو آپ کلائی میں پہنا دیں، میں اس کو بریسلیٹ بنا لوں گی۔ حیدر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ریلی؟ اس نے ابرو اچکا کر سوال کیا۔ جی۔ اس کے جی کہنے پر حیدر نے اس کی کلائی تھام کر دھیرے سے اسے خود سے قریب کرتے اپنے حصار میں لیا تو وہ بکھلا گئی۔ اس کے ریشم جیسے بال اس کی پشت پر بکھرے تھے، کچھ شرارتی لٹیں چہرے کے گرد اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ حیدر کے یکٹک خود کو دیکھنے پر وہ اس کی گرفت میں کسمسائی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر حیدر کی گرفت مضبوط تھی۔ اس پازیب اور بریسلیٹ کے چکر کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، ابھی مجھے خود کو محسوس کرنے دو، اپنے دل کی دھڑکنیں سننے دو۔ حیدر نے اس کے کان کے قریب جھک کر بے باکی سے کہتے اس کے گال کو چھوا تو وہ کان کی لو تک سرخ پڑی۔ اجازت؟ اس کی جذبے لٹاتی نظریں محسوس کر کے انایا کی ہتھیلیاں نم ہوئیں، گھنیری پلکیں جھک کر سرخ آرزوں پر سایہ فگن ہوئیں، جنہیں اس نے ہولے سے چھوا اور نرمی سے انایا کو خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ اسے نیند کی وادی میں اترے ابھی کچھ دیر ہوئی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ دوسری طرف سے اسے جو خبر دی گئی اس پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ جو شخص آج اس نے پکڑا تھا اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ حیدر نے الماری سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم کی جانب بڑھا۔ اسے اب اس مشن کو مکمل کرنا تھا۔ گن کی بلٹس چیک کر کے ہولسٹر میں رکھی، اب چاقو اپنے پاؤں کے پاس ہاتھ باندھ کر بوٹ کے تسمے باندھے، انایا پر ایک نظر ڈالی جو گہری نیند میں تھی۔ اس کی پیشانی کے ہولے سے چھوتے اپنا موبائل جیب میں رکھتا روم سے نکل گیا۔ سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، اور انہی لوگوں کے آرام کی خاطر اس جیسے لاکھوں جوان اپنی راتوں کی نیند اور سکون برباد کیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ جانے کتنی ماؤں کے جگر گوشے قربان ہوتے ہیں تو سب لوگ سکون اور چین سے سوتے ہیں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں خود کو تنہا پایا۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر وہ اٹھی تو نظر اپنے پاؤں میں موجود پازیب سے ٹکرائی تو گال ایک دم سے سرخ پڑے تھے۔ کمرے میں ایک بار دوبارہ سے نظریں دورائیں پر وہ موجود نہیں تھا۔ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ بیبی پنک اور سفید امتزاج کے نفیس سا لباس پہنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی ہوئی تو نظر بے ساختہ شیشے پر چسپاں ایک چٹ پر پڑی۔ اس نے چٹ شیشے سے اتاری۔ ایک خوبصورت لڑکی کو زندگی کی خوبصورت صبح مبارک۔ حیدر کی خوبصورت لکھائی میں لکھے الفاظ پڑھ کر اس کے لبوں پر شرمندگی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ تبھی اس کی نظر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی۔ اس کا نکھرا نکھرا سا روپ گزری رات کی داستان سنا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ کہیں چھپ جائے کہ اگر باہر گئی تو باہر موجود تمام لوگ اس کے چہرے پر چھائے رنگ بآسانی پہچان لیں گے۔ وہ انگلی کی مدد سے نچلے لب پر دباؤ ڈالے دانتوں تلے لب کو چلنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ تھی جو اسے نیچے آنے کا کہہ رہی تھی۔ انایا نے ایک گہری سانس کھینچا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی دروازے کی جانب بھر گئی۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دن وہ انایا کے اٹھنے سے پہلے کہیں چلا گیا اور آج تیسرا دن تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا، اور وہ ان 3 دنوں میں سے ایک لمحہ بھی چین نہیں آیا تھا۔ لیکن آج اس کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ کب سے پینڈولم کی طرح یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ جب چلتے چلتے ٹانگیں چھل ہونے لگتی تو بیٹھ جاتی، پھر دوبارہ اٹھ کر چکر کاٹنے لگتی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی فجر کی اذان ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ سو وہ اس وقت کہاں ہو سکتا ہے؟
चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर थी। सोफे पर बैठते उसने अपना मोबाइल उठाया। एक बार फिर उसका नंबर मिलाने लगी, फिर रुक गई कि 3 दिन से उसका फ़ोन भी मुसलसल बंद था। वो कुछ सोचकर मैसेज लिखने लगी कि जब भी फ़ोन ऑन हो तो मैसेज पढ़ ले। सुने जी कहें। 2 मिनट के बाद हैदर का जवाब आया। अनाया एकदम सीधी हो बैठी, उंगलियां तेज़ी से कीपैड पर चलने लगी। आप कहाँ हैं? जॉब पर, मुख्तसर जवाब आया। अनाया के दिल को कुछ हुआ, धड़कनें भरी थीं। कब तक आएंगे? याद कर रही हो? सवाल किया गया। नहीं तो बस यूं ही पूछ लिया। दिल की मर्जी के खिलाफ जवाब दिया। दूसरी जानिब वो फीका सा मुस्कुरा दिया। अनाया, सिर्फ उसका नाम लिखकर भेजा। अनाया को यूं महसूस हुआ जैसे हैदर ने उसके कान के करीब आकर उसे पुकारा हो। जी। दिल जाने किन खदशों के जरिए असर तेजी से धड़कने लगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वो कॉल कर रहा था। अनाया ने 1 सेकंड की देरी किए बगैर फ़ोन उठाया। सुनो, ऐसी बातों से गुरेज किया करो जिससे दूसरे के हर्ट होने का खदशा हो। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ अनाया के कानों से टकराई। तन्हा मुझे छोड़ जाते हैं और हर्ट आप होते हैं। आप भी ऐसी बातों से गुरेज किया करें, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। उसकी आवाज़ सुनकर इतने दिनों से जब लेते आंसू पलकों की बाट तोड़ते उसके गाल भी खोने लगे थे। उसने शिकवा किया, अगर सारी रात तन्हा रहना पड़ा तो क्या? उसे लगा जैसे वो उसका ज़ब्त आजमा रहा हो। हैदर। उसने तड़प कर उसका नाम पुकार कर उसकी बात काटी। उसकी तरफ पर हैदर के लबों पर मुस्कुराहट सी अपनी झलक दिखाकर गायब हुई। बिलाशुबा वो एक खुशकिस्मत इंसान था। अनाया, मेरी बात सुनो, एक बात पर यकीन रखना, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। कुछ भी हो जाए लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा, चाहे परचम में लिपटा हो क्यों ना हो। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहा था। उसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। अनाया की सारी हिस्सियात फ़ोन से उभरती हैदर की आवाज़ की जानिब ना होती तो शायद वो उसकी बात सुन ना पाती। आंसू उसकी गालों को भिगोते थोड़ी से टप टप बहने लगे। अनाया, आई लव यू। अनाया ने अपनी आंखें बंद करके जैसे उसके लफ्ज़ों को महसूस किया। दोनों के दरमियान लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। जैसे अनाया की आवाज़ ने तोड़ा, लव यू मोर देन यू। आंखें नीचे ठहर ठहर कर बोलती। वो दूर पहाड़ों पर पोजीशन संभाले हैदर के लबों पर जानदार मुस्कुराहट बिखेर गई। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान हायल रहे, जिसे हैदर की संजीदा आवाज़ ने तोड़ा, सी यू सून माई डियर वाइफी, खुदा हाफिज़। फायर। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हैदर की आवाज़ उसके कानों में टकराई और इस साथ ही गोलियों की तरतराहट गूंज उठी। हैदर। अनाया ने उसे पुकारा मगर जवाब नदारद था। लाइन बेजान हो चुकी थी। अगर सारी ज़िंदगी तन्हा रहना पड़ गया तो क्या? हैदर की कुछ देर पहले कही गई बात उसके कानों में गूंजी। वो साकत से बैठी रह गई। अभी भी तो दुआए मोहब्बत कबूल हुई थी, अभी तो एतराफ़ मोहब्बत किया था, तो क्या उनकी मोहब्बत की उम्र इतनी कम थी? शल होते वजूद को घसीटती हुई उठी और वज़ू करके जाए नमाज बिछाकर उसके लिए दुआ करने लगी। उनकी पूरी टीम इस वक्त फार्म हाउस के गिर्द अपनी पोजीशन संभाले हुई थी। उन्हें बस ऑर्डर का इंतज़ार था। उनका सारा दिन इस गैंग के छोटे बड़े तमाम अड्डे तबाह करते गुजरा था। मीर जाफ़र जो इस गैंग का सरबराह था, उसका नाम मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन में शुमार होता था और बिजनेस की आड़ में वो अपने काले धंधे सर अंजाम देता था। 1 साल बाद फंक्शन ऑर्गेनाइज करता और एक तगड़ी रकम चैरिटी फंड्स को देकर अवाम की गुड बुक्स में आने के लिए उनकी आंखों में धूल झोंकता। अपने तमाम अड्डे एक एक करके तबाह होते देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। इस सब में उसका राइट हैंड मंजर से गायब था। इस बात ने उसकी अकल सलब कर दी थी। उसने अपने साथ मिले तमाम लोगों को शहर से दूर एक फार्म हाउस पर बुलाया, ये जाने बगैर कि उसका फ़ोन ट्रेस किया जा रहा है। फार्म हाउस के चारों अतराफ पहाड़ मौजूद थे। ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों से ढका फार्म हाउस दिन को दूर से देखने पर हरियाली का एक हिस्सा मालूम होता था। रात के इस पहर पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ पत्तों के सरसराने की आवाज़ गूंज रही थी। अगर कोई आम आदमी इस वक्त वहाँ आ जाता तो उसे यूँ मालूम होता जैसे कि इस जगह पर कोई भी ज़ीरो मौजूद नहीं है, पर हकीकतन इस वक्त वहाँ 100 से ज़ायद लोग मौजूद थे। इतने लोगों की मौजूदगी में ये सन्नाटा किसी तूफ़ान का पेश खैमा था। एक स्याह रंग की चिमचमाती एलेक्स फार्म हाउस में दाखिल हुई, जिसमें बड़े ही करोफर से मीर जाफ़र बाहर निकला। मगरूराना चाल चलता अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। बाकी तमाम लोग पहले से ही इस फार्म हाउस में मौजूद थे। मीर जाफ़र का इस्तकबाल करने के लिए वो सब बाहर आ गए। हैदर दूरबीन की मदद से अंदर का सारा मंजर देख रहा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। पहले सोचा कि नज़रअंदाज करे, मगर फिर कुछ सोचकर जेब से फ़ोन निकाला। अनाया का मैसेज देखकर इस परेशानी में भी उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। दिल ने ज़िद की कि एक बार उसकी आवाज़ सुन लो, क्या पता फिर ज़िंदगी यहीं तमाम हो जाए। वो उसे काल मिलाकर मध्यम आवाज़ में उससे बात करने लगा। लव यू मोर देन यू। अनाया के अल्फाज पर उसने लम्हे के लिए आंखें बंद करके उसके अल्फाज महसूस किए। यूँ लगा जैसे इस पल ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई हो। सिर्फ एक लम्हे में सामने का मंजर उसे ठिठकने पर मजबूर कर गया। मीर जाफ़र ने फ़ोन पर किसी को कॉल मिलाई थी। उसकी कॉल बंद करते ही फार्म हाउस के पिछले हिस्से से तकरीबन 30 के करीब बावर्दी
मुसल्लह अफराद बाहर आए और फार्म हाउस के गिर्द घेरा डालकर खड़े होने लगे, ऐसे कि उनके रुख पहाड़ों की जानिब थे और पुश्त फार्म हाउस की जानिब। सबके हाथों में राइफलें मौजूद थीं, जिससे साफ जाहिर थे कि मीर जाफर को उनकी मौजूदगी का पता चल गया था या फिर उसने एहतियात से काम किया था। ये भी मुमकिन था कि वो लोग फार्म हाउस में मौजूद खुफिया रास्तों के जरिए वहाँ से बचकर भाग निकले। बहरहाल जो भी था उनके लिए ठीक नहीं था। तभी उसने एक लम्हा ज़ाया किए बिना अनाया को खुदा हाफिज़ बोला, साथ ही फायर का हुक्म दिया तो गोलियों की तरतराहट ने सुकूत छाए माहौल में वहशत सी तारी कर दी। दूसरी जानब से भी भरपूर मज़ाहमत की जा रही थी। वो लोग शायद इतनी जल्दी हमले के लिए तैयार नहीं थे, तभी नाकाबिल तलाफी नुकसान करवा चुके थे, जो हैदर और उसकी टीम के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हुआ। उन्होंने जल्द ही दुश्मनों पर काबू पा लिया। बुरे काम का बुरा अंजाम। वो लोग अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाने पर वो लोग पहाड़ों और दरख्तों से उतर कर नीचे आए, फार्म हाउस के अंदरूनी हिस्से की जानिब भर गए। हैदर फार्म हाउस अच्छी तरह से चेक करके बाहर आया, जहाँ उसकी टीम लाशों को ठिकाने लगा रही थी। हैदर ने कैप्टन अमाद की जानिब सवालिया नज़रों से देखा तो उसने थम्स अप का इशारा किया। इस पर हैदर की आंखें चमक उठी। उसने सर उठाकर तशक्कुर भरी नज़रों से आसमान की जानिब देखा, जैसे उस ज़ात का शुक्र अदा कर रहा हो जिसने फतह उसके नसीब में की थी। मिशन एकम्प्लिश्ड सर। जेब से फ़ोन निकालकर उसने मैसेज टाइप करके सेंड किया। मैसेज सेंड करके वो जैसे ही पलटा, ठाक की आवाज़ के साथ एक गोली उसके बाजू को चीरती हुई निकल गई। दूसरी गोली उसके बाएं कंधे से थोड़ा नीचे सीने में पवस्त हुई थी। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूँ ना रहूँ याद रखना मुझे। दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। दाएं हाथ में थामा पिस्टल और बाएं हाथ में थामा फ़ोन ज़मीन बोस हुई। बाइक लाई पर बंदी ऑलिव्स की घड़ी खून में नम हुई। वो लड़खड़ा कर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा, लहू रंग होती सुर्ख आंखों से सामने देखा, जहाँ उसके ऑफिसर्स ने उन दोनों लोगों को जहन्नम वासिल कर दिया था, जो शायद लाशों के दरमियान लेटे खुद को मुर्दा जाहिर कर रहे थे। मौका देखते ही फायर कर दिए, जिसके नतीजे में उनका एक जवान शहीद हो गया और हैदर समेत 3 जो जवान बुरी तरह जख्मी हुए थे। हैदर ने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही अनाया का चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम गया। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, जिनमें से तशक्कुर अभी भी झलक रहा था कि अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी मजीद लिखी थी कि वो उसे दोबारा से देख सकता था। कुछ लोगों में ये ख़ास बात होती है कि वो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मगर अफसोस के रोज़ ज़मीन पर ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ कुछ तक ही महदूद है। सभी इस वक्त लॉन में मौजूद शाम की चाय से लुत्फानंदोज़ होते हल्की फुल्की गपशप में मसरूफ़ थे। वो गैर हाजिर दमाही से चेहरे पर मुश्किल मुस्कुराहट से जाए बैठी थी। जी जी चची। समरा के 2 बार पुकारने पर भी वो उनकी जानिब मुतवज्जा नहीं हुई, तो उन्होंने बाजू से पकड़कर उसे झंझोरा तो वो बुखलाई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है? उसकी बुखलाहट महसूस करके उन्होंने नरमी से इस्तफसार किया कि वो अपने साबिक़ा रवैये की माफ़ी उससे पहले ही मांग चुकी थी, तो उसने खद्दा पेशानी से उन्हें भी माफ़ कर दिया था। सभी सुबह से उसकी हर बात और काम में बेतवज्जी महसूस कर रहे थे। भाभी हैदर कहाँ पर है? 2-3 दिन से घर पर नज़र नहीं आया। उमर साहब ने राबिया बेगम से इस्तफसार किया तो उसके जिक्र पर वानिया की पलकें नम हुई। उसने पलकें झपक झपक कर आंखों की नमी को पीछे धकेला। बड़ी खैर से बीवी मौजूद है इसकी, इसी से पूछे। शादी के बाद भी औलाद की हर हरकत के सवाल जवाब माँ से ही करने, तो शादी करवाने का फ़ायदा? राबिया बेगम ने जैसे अपनी जान छुड़वाई। हाँ, ये भी खूब कही आपने। बेटा अच्छा काम करे तो फखर से सीना तान कर कहा जाता है मेरा बेटा है, और जब यही बेटा उल्टी सीधी हरकतें करे तो बीवी का कसूर। इस बेचारी को खड़ी खोटी सुना दो कि ये तुम्हारे शोहर के कारनामे हैं। हारिस साहब राबिया बेगम को देखते बज़ाहिर संजीदगी से बोले। अंदाज चिढ़ाने वाला था। रहने दें आप, ऐसे भी कोई ख़ास कारनामे नहीं है आपकी औलाद के जिस पर फखर किया जाए। राबिया बेगम पहले ही हैदर पर गुस्सा थी, चिढ़कर बोली। इससे पहले कि उनमें बहस छिड़ती, समरा ने जल्दी से वानिया को मुखातिब किया। अनाया बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी खाला की बेटी है ऐमन, माशाल्लाह बहुत सआदतमंद बच्ची है, मुझे बहुत पसंद आई है। सोच रही हूँ शहीर के लिए उसका रिश्ता मांग लूँ। उनकी अचानक कही बात पर फ्राइज़ खाते शहीर को एकदम से अच्छू लगा। अरे हौसले से भरे भैया, अभी सिर्फ माँ ने रिश्ते की बात की है और आप खुशी से नाचते, मेरा मतलब खांसने लगे हैं। हमदान ने उसकी पीठ थपथपाते शरारती अंदाज में कहा तो शहीर ने उसे घूरा, जिस पर वो सियानी सी हंसी हंसता सीधा हो बैठा। भाई दरअसल खुशी से नाचने का दिल तो इसका कर रहा है, पिछले 3 सालों से जैम ट्रैफिक बहाल हो गई तो इसका नंबर आएगा। बेचारा जाने कब से तरसा हुआ है शादी के लिए। उसामा ने लगे हाथों हमदान की टांग खींची तो बड़ों समेत सबके लोगों पर दबी दबी मुस्कुराहट दौड़ गई। शहीर भाई देखें, ये घामर आपको ट्रैफिक बल्कि जैम ट्रैफिक बोल रहा है। हमदान ने फ़ौरन उसे घामर बोलकर बदला लिया। ओए ये घामर किसको बोला है तूने? उसामा ने आंखें दिखाई। जैम ट्रैफिक किसको बोला है तुमने? शहीर ने उसी के अंदाज में घूर कर पूछा तो वो ढिटों की तरह हंसने लगा। तुम इनको छोड़ो, तुम बताओ ऐमन के लिए बात करूं मैं भाभी से या कोई और पसंद है तो बता दो। राबिया बेगम ने शहीर से बज़ाहिर राजदारी से पूछा।
مگر ان کی آواز وہاں موجود ہر شخص نے بآسانی سنی تھی، جس سے ان کے چہروں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ نہیں، کوئی لڑکی پسند نہیں، آپ لوگ دیکھ لیں جو آپ کو بہتر لگے، شہیر اپنی شرٹ پر سے ندیدہ سلوٹیں درست کرتا بولا، جبکہ نظروں کے پردے پر ایمن کی شبیہ لہرائی تھی۔ یوں ہی ہلکی پھلکی گپ شپ اور کہکہوں کے دوران سب لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ جانے کب تک وہاں بیٹھی رہی۔ سبین کئی بار اسے بلانے آ چکی تھی، مگر اس نے جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں تو گولیوں کی ترتراہٹ گونج رہی تھی، باقی سب آوازیں جیسے کہیں کھو گئی تھیں۔ اچانک وہ اٹھی اور پودوں کے قریب جا کر کھڑی ہوگی۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں مرجھانے لگے ہو؟ کیا تم بھی میری طرح اداس ہو؟ کیوں ہو؟ بنفشے کے پھول کی پتی کو انگلی اور انگوٹھے کے درمیان نرمی سے مسلتے پھولوں کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے بولی۔ یہ چھوٹا سا باغیچہ اسی کی محنت کی وجہ سے ہرا بھرا تھا کہ ان 3 سالوں میں عنایا نے اس میں مختلف اقسام کے پودے پھول لگائے تھے۔ حیدر کے پاکستان آنے کے بعد سے اس نے پودوں کو توجہ نہیں دی، تو اب وہ پودے مرجھانے لگے تھے۔ گل لالا ٹیولپ، کیا میں اپنے دل کی بات تم سے شیئر کروں؟ ٹیولپ کے پھولوں کو ہاتھ سے چھوتی سرگوشی سے بھی کم آواز میں بولی۔ تمہیں پتہ ہے وہ 3 دن سے غائب ہے۔ صبح فجر سے پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی تو میں نے گولیوں کی آواز سنی۔ کیا تم بھی ہم انسانوں کی طرح اللہ سے دعا کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو اس کے لیے دعا کرنا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو۔ عنایا کی آنکھیں اور لہجہ بھیگا ہوا تھا جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا تمہیں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے جو ان پھولوں پتوں سے دعائیں کرنے کا بول رہی ہو؟ حیدر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ حیدر، آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، اتنی زیادہ فائرنگ کی آواز تھی۔ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ حیدر کا حصار توڑتی وہ رخ اس کی طرف کر کے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے اس کو سرتا پیر دیکھتی ہوئی بولی، تو حیدر نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے نرمی سے اس کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ عنایا نے سختی سے آنکھیں میچی اور تھوک نگل کر حلق تر کیا۔ اس کا لمس محسوس کر کے ایک سکون سا اس کی روح تک سرایت کر گیا تھا۔ 3 دن کی بے چینی بے کلی جیسے دور جا سوئی۔ تم پودوں سے باتیں کرتی ہو؟ اس کے بالوں کی جڑوں کو ہولے سے سہلاتے اس کا دھیان بٹانے کو بولا۔ عنایا کسمسا کر پیچھے ہوئی اور خفیف سا سر ہلایا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم ان پودوں سے باتیں کرتی ہوئی کتنی کیوٹ لگتی ہو؟ اس کے شرمندہ ہونے پر وہ ہولے سے مسکرا کر بولا۔ نہیں، وہ بس یوں ہی، جب کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا نا تو اور دل چاہتا تھا کہ کوئی سنے تو ان پودوں سے دوستی کر لی، ان سے باتیں شیئر کرنے لگی، تو اب شاید عادت بن گئی ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں چٹکھاتی بولی تو حیدر چپ سا ہو گیا۔ اس کی خاموشی عنایا نے فوراً محسوس کی تو بات بدل گئی۔ یہ پودے آپ کو نہیں پسند؟ پتہ مجھے یہ سب بہت پسند ہے، اور گلاب تو میرا فیورٹ ہے۔ ایک گلاب کے پودے نے اس کی توجہ کھینچی جو کہ مرجھانا شروع ہو گیا تھا۔ سب کے اوپری پتے سوکھ کر گرنے لگے تھے۔ عنایا نے تھوڑا سا جھک کر گلاب کی کلی کو ہاتھ میں تھام کر اس کی خوشبو اندر اتاری، پر یہ پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی مرجھا رہا ہے۔ عنایا نے اس کا ایک سوکھا پتا توڑا اور ہاتھ میں اس کو مسل دیا۔ چہرے پر اداسی کا رنگ صاف ظاہر تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ گلاب کی ایک خاص بات کیا ہے؟ وہ گلاب کے پودے کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا؟ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرنے لگی۔ گلاب کو پوری دنیا میں سمبل آف لو کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ گلاب میں اور محبت میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ یہ کہ دونوں کو توجہ چاہیے ہوتی۔ اگر تھوڑی سی بھی توجہ ہٹی تو محبت اور گلاب دونوں مرجھا جاتے ہیں۔ 2-4 پھول توڑ کر وہ کھڑا ہوا اور ان میں سے کانٹے نکالنے لگا۔ اور ایک اور بات بھی مشترک ہوتی ہے کہ دونوں ہی بلا کے نازک ہوتے ہیں۔ گلاب سانسوں کی تپش سے مرجھا جاتے ہیں اور محبت لہجوں کی تپش سے مرجھا جاتی ہے۔ اس نے پھولوں میں سے کانٹے نکال کر عنایا کی طرف بڑھائے جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، دونوں میں ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ دونوں بہت نازک ہوتے ہیں۔ وہ گلاب کی ایک پتی توڑ کے بولی، تو حیدر نے اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا۔ اور میری محبت اس گلاب سے زیادہ نازک ہے۔ 2 انگلیوں کی پشت سے اس کے گال کو سہلاتے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جبکہ نظریں لبوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے عنایا کو کھینچ کر سینے سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، ہمدان کی آواز پر دونوں کرنٹ کھا کر دور ہٹے۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر گلابوں کی تعریف ہو گئی اور رومانس ختم ہو گیا ہو تو اندر آ جائے، تائمی بھابھی کو بلا رہی ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولتا ہوا تیزی سے وہاں سے بھاگا کہ حیدر خطرناک تاثرات لیے اس کے پیچھے گیا تھا۔ عنایا بھی شرمندے سے ان کے پیچھے چل دی۔ حیدر 2-4 منٹ میں ہی سب کے ساتھ بیٹھا، اس کے بعد اٹھ کر روم میں چلا گیا۔ رابعہ بیگم نے عنایا کو بھی دودھ دینے کے بہانے روم میں بھیج دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حیدر کو دیکھ کر ساکت ہوئی۔ وہ بنا شرٹ کے بلیک بنیان پہنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا، گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتا بازو اور سینے پر ہوئی پٹیاں چیک کر رہا تھا۔ جب کھٹکے کی آواز پر مڑ کر دیکھا، عنایا کو ساکت کھڑا دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتا اس کے قریب آیا۔ اسے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ کئی لمحے یوں ہی خاموشی سے گزرے۔ جب عنایا کے آنسو حیدر کی پیشانی پر گرے تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ
थाम लिया। अनाया, मेरी बात सुनो, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेरे लिए, खुद के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, जो मेरा प्रोफेशन बन चुका है। इसमें ज़ख्म आम सी बात है। तुम इस तरह से छोटे मोटे ज़ख्मों को लेकर आंसू बहाओगी तो खुद के साथ मुझे भी कमज़ोर करोगी, जबकि तुम्हें मेरी ताकत बनना है, ना कि कमज़ोरी। हैदर उसकी आंखों में देखता बोला तो अनाया ने मुश्किल पल के झपक कर आंसू अंदर धकेले। नज़र फिर से फिसल कर उसकी पट्टी में जिक्रे सीने और बाजों पर पड़ी तो नए सिरे से आंसू आने लगे। उसने बेसाख्ता झुककर उसके कंधे से थोड़ा नीचे दिल के करीब पट्टी बंदी पर लब रख दिए। वो पीछे हटी जब हैदर ने उसकी गर्दन के पीछे हथेली रखकर उसे पीछे होने से रोका और उसका सर खुद पर झुकाए उसके नकूश को छुआ। वो इस दिलचस्पी से उसके तासुरात देखने लगा, जबकि अनाया ने सुर्ख चेहरे के साथ सर को मजीद झुकाकर हैदर की पेशानी से अपनी पेशानी टकाई। दोनों के दिल पुरसुकून और मुतमिन थे। अब जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजरने वाली थी और ज़िंदगी के सफ़र में आने वाली ऊंच नीच ज़िंदगी का हिस्सा थी, जिन्हें सब्र और शुक्र से बर्दाश्त करना था। जिस दौर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो शायद गुजर ही जाते। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नावल पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उन्हें मेरे नावल पसंद आ रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।